प्यारी प्यारी क्लास 12th वाले भाई बहनों, क्या रेडी हो आज पूरी फ्लेमिंगो बुक की पोइट्री पढ़ने के लिए? तो आई होप रेडी तो हो गए आप सब लोग, क्योंकि गाइस हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए, फ्लेमिंगो बुक के, विस्तास बुक के सारे चैप्टर पढ़ लिए। आज सारी पोएम्स को भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में बता दो कि आज आप बनने वाले हो पोएट। आज मेरे सारे भाई बहन पोएट बन जाएंगे, पूरी पोएम्स को बैक टू बैक समझ लेंगे। पोएम तो है ही इतनी सुंदर, अब की बार आपकी सारी की सारी अभी पढ़ाने वाली हूँ आपको बैक टू बैक सारी पोएम। पहले हम पढ़ेंगे माई मदर एट 66 वाली पोएम, जिसमें हमारी जो नरेटर है वो अपनी मदर के साथ जा रही हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ना इमोशनल पोम है। तो यहाँ सेपरेशन का आपको पता चलेगा कि कैसा जब हम जो है अपने बूढ़े अगर दादा दादी को देखते हैं तो हम लोग कई बार ये पेन को फील करते हैं कि अगर कल को हम उनसे दूर हो गए, और ये सब चिंता हमें सताती है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल पोएम है ये। उसके बाद हम पढ़ेंगे कीपिंग क्वाइट पोएम, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इतने छोटे से शब्दों में पोएट ने हमें समझाया कि कितना ज़्यादा हमारे को जो है, अगर हम अपनी गलतियों को सोचे बैठ के मेडिटेट करें तो वो हेल्प कर सकते हैं। बहुत आसान पोएम है, अगर आपको मुश्किल लग रही है तो ये वीडियो पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको वो आसान लगने लगेगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाली पोएम। ये पोएम को पेचीदा प्लीज़ मत कीजिए कि आप ब्यूटी को अलग अलग चीज़ों से सोच रहे हो, नहीं। सिंपल पोएट ने ब्यूटी को नेचर बताया है, और एक और बताया है माइटी डेट्स को। उन्होंने कहा है कि वो ब्यूटी की बात है। मैंने बहुत सिंपल वे में आपको पोएम को पढ़ाया आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ इतना मैं बता रही हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना। फिर हम पढ़ेंगे रोड साइड स्टैंड, जो पोएम जो है बहुत लेंदी है, बट आज मैंने आपको इस पोएम को ना पूरा हिंदी में समझाया है, लाइन बाय लाइन भी बताया, बट हिंदी में मैंने बहुत कुछ बताया आपको उसमें। अगर आपने वो बातें भी सिर्फ सुन ली तो आप इसका हर एक आंसर कर पाओगे, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि मैंने पोएम की सिर्फ कभी कभी ना हमसे लाइनें लाइनें पढ़ जाते हैं, अंदर का मतलब नहीं जान पाते, तो आज मैंने अंदर जो भी वो एक लाइन से कहना चाहते हैं मैंने आपको कोर बता दिया है। पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे आपने पहली वाली भी वीडियोस देख रखी है, वहां से आप समझ ही चुके होगे, और आप पढ़ लोगे रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा ये वाली पोएम देख लो, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। लास्ट में हम पढ़ेंगे ऑन जेनिफर्स टाइगर। ये भी एक बहुत ही सुंदर पोएम है, जो हमें मैसेज देती है कि हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, और जो हमारे को फेमिनिस्ट पोएट ने लिखी है, एंड्रू इंग्लिश ने, बहुत बढ़िया पोएम है। इससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बैक टू बैक जल्दी से पोएम्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करेंगे हम अपनी पहली पोएम से, जिसका नाम है माई मदर एट 66। और माई मदर एट 66 और जितनी भी पोएम है ना, सभी के पोएट का नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने चैप्टरों में नहीं पूछा, बट पोएम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबका नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। हैशटैग पोइट्री डे आज हमारा, तो मुझे सारे पोएट्स का नाम चाहिए। चलो भैया अब पढ़ते हैं माई मदर 66। मैं सबका देखूंगी किस किस ने पोएट का नाम बिल्कुल ठीक ठीक कमेंट करा है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। और हाँ, नोट्स के लिए कम्युनिटी चेक कर लो। अभी तो मैंने बहुत सारे नोट्स अपलोड कर दिए हैं कम्युनिटी पे, थोड़ी रोज कर रही हूँ मैं, तो बहुत सारे नोट्स मैंने कम्युनिटी पे, यू कैन गो एंड चेक इट कम्युनिटी पे। अगर अभी सारे नहीं आए एंड यू वांट, तो इंस्टाग्राम से अगर यूज कर रहे हो तो गाइड जाके डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको मिल जाएंगे। मैं कहूंगी कम्युनिटी से ही देख लो गाइस, कोई ऐप आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस आप कम्युनिटी पे शिफ्ट करो, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो आप सॉरी बहुत देर हो गई, चलो फिर से कहते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम माई मदर एट 66। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं क्लास 12 इंग्लिश की पोम, जिसका नाम है माय मदर एट 66। इसकी जो पोएटेस है उनका नाम है कमला दास। और देखो गाइस, ये ऐसी पोएम है जिसको पढ़ के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो। इसकी थीम, और अगर अब मैं इसका मैसेज की अगर बात करूँ तो गाइस देखो, पोएट ने हमें ये समझाया है इस पोएम के थ्रू कि एक टाइप का डर, एक टाइप का पेन हम सब बहुत बार फील करते हैं अपनी लाइफ में। कौन से डर की बात कर रही हूँ मैं? जैसे कभी अगर हम अपने दादा दादी को देखते हैं, नाना नानी को देखते हैं, या पेरेंट्स को देखते हैं, तो कई बार हमारे मन में डर आता है कि अगर ये नहीं होंगे तो हम इनके बिना कैसे रहेंगे। वो जो इतना प्यार है हमारा, अगर ये हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारी लाइफ कैसी होगी। और बहुत एकदम से इतना ज़्यादा डर आता है ना। कभी अपने दादा दादी के लिए भी अगर हम सोचते हैं कि वो बूढ़े हो रहे हैं और उनको देखते हैं कि कल को ये हमारे साथ नहीं होंगे, तो वो डर जो है उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, और हम उस नेगेटिव फीलिंग, उस डर से अपने दिमाग को हमेशा हटाते हैं। नहीं, ऐसा हम नहीं सोचते हैं, ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे। तो यही चीज़, यही डर उन्होंने इस पोएम के थ्रू दिखाया है। क्या हुआ था, हमारी जो पोएटेस हैं वो जा रही थी ड्राइव करके, वो गाड़ी में एयरपोर्ट जा रही हैं, वो उनके साथ में उनकी मदर भी है। उनकी मदर भी बहुत ओल्ड एज में आ चुकी हैं, ठीक है। तो जब वो जा रही थी गाड़ी में ड्राइव करके, तो वो देखती हैं एक सेकंड को अपनी मदर की तरफ, तो उनकी मदर गाड़ी में बैठे बैठे सो गई थी। वो बहुत ही
ही ज़्यादा जो उस समय वो सो रही थी, तो ऐसा लग रहा था उनके फेस को देख के कि वो बिल्कुल भी एनर्जेटिक नहीं थी, क्योंकि वो ओल्ड एज में आ चुकी थी। तो आपने देखा है ओल्ड एज में इंसान इतना एनर्जेटिक नहीं होता है। तो वैसे ही उनकी मदर ऐसे गाड़ी में हल्की सी सो रही थी, वो उनके फेस को देखते उस पर बिल्कुल वो चमक नहीं थी, जो एक यंग यूथ की चमक होती है वो बिल्कुल नहीं थी। और उन्हें अपनी मदर का फेस देख के लगता है दैट यस, ये बहुत ओल्ड हो चुकी है एंड शी इज अप्रोचिंग डेथ। तो उनके मन में वो डर आ जाता है कि कल को मेरी मदर नहीं होंगी, एंड बहुत डर आ जाता है उनके मन के अंदर कि उनका साया मेरे ऊपर से हट जाएगा, मैं अपनी मदर को खो दूंगी बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। वो सेपरेशन से इतना डर जाती है कि वो गाड़ी से बाहर देखती है वो, तो उन्हें बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर दिखता है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं, ट्रीज दिखते हैं। और ये पूरे पोएम में उन्होंने ये समझाया है उस अपने डर को, उस अपनी फीलिंग को, जो सिर्फ उन्होंने नहीं हम लोग भी बहुत बार अपनी लाइफ में फेस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं अब हम अपनी इस पोएम को, जिसका नाम है माई मदर एट 66। तो स्टार्टिंग में पोएटिस यही बताती है कि मैं जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन उनका अपना घर होगा, वो जा रही थी। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। ये तो एग्जाम में आ सकता है कौन से डेट को जा रही थी, कब जा रही थी। तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को जा रही थी। जाते जाते वो दिखती है साइड में उनकी मदर बैठी होती है डॉस मतलब सो रही थी हल्की सी, मतलब ऐसे ना हल्की सी झपकी सी आ जाती है, जैसे डॉस मतलब होता है हल्का सा झपकी लेना या फिर सोना। तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी लिखे हैं। ओपन माउथेड, उनका माउथ ओपन था, यानी कि वो सांस मुंह से ले रही होंगी, हल्का सा उनका मुंह खुला होता, तो वो दिखा रहा है कि उनमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी उनकी मदर में उस समय। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ऐश आपने देखिए राख का कलर कैसे होता है? ग्रे कलर सा होता है। और कॉर्प्स मतलब होता है गाइस डेड बॉडी। तो उस समय पे जब वो अपनी मदर को देखती हैं तो उनको अपनी मदर का फेस ऐसा लगता है जैसे उसमें बिल्कुल भी लाइफ नहीं है। वो अपनी मदर के जो फेस है उसको एक डेड बॉडी से कंपेयर करते। आप सोचोगे वो ऐसा क्यों कह रही हैं? वो ऐसा इसलिए कहती क्योंकि उनकी मदर का फेस उस समय बिल्कुल लाइफलेस लग रहा था, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। और जैसे ही वो लाइफलेस फेस को, ग्रेइश सा कलर था, कहा जवानी में उनकी मदर बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चमक होगी उनके फेस के ऊपर, बहुत यूथ, बहुत एनलाइटेंड होंगी। और अब उनकी मदर का फेस कैसा था? वो बिल्कुल सो रही थी बुढ़ापे में और फेस ग्रेइश सा था और उनके जो है फेस बिल्कुल लाइफलेस लग रहा था। तो वो फेस को देखकर अपनी मदर के हमारी ऑथर बहुत डर जाती हैं एंड शी रियलाइज द पेन दैट शी वॉज ओल्ड। उन्हें समझ में आ जाता है कि अरे अब मेरी मदर जैसे उनका फेस लग रहा है वो उतनी ही ओल्ड हो चुकी है। और उनके मन में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई कहीं मैं इनको खो ना दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये आज मेरी इनसे आखिरी मीटिंग हो, अगली बार जब मैं कोचिंग से आऊँ शायद ये मुझे ना मिले। तो वो बहुत डर जाती हैं। तो यहाँ तक की पोएम मैंने तुम्हें समझा दिया। अब इसको एक बार लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं तो आपको पूरी समझ में आएगी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, जा रही थी वो। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उनकी मदर उनके बराबर में बैठी थी। बिसाइड मी मतलब नेक्स्ट टू मी। डॉज ओपन, सो रही थी वो, उनका माउथ ओपन था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, ये एक सिमिली है। उन्होंने अपनी माता के फेस को कंपेयर करा एक डेड बॉडी के फेस से। ये कंपैरिजन इसलिए दिखाया क्योंकि उन्हें अपनी माता का फेस उस समय कैसा लग रहा था? लाइफलेस लग रहा था। एंड रियलाइज विद द पेन, और उनको उनका फेस देख के रियलाइजेशन होता है, उन्हें समझ में आ जाता है और उनके मन में बहुत दर्द उठता है इस बात का दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और वो क्या समझ में आता है उनको कि वो जितनी बूढ़ी, जितना उनका फेस लग रहा है ना उतनी बूढ़ी वो अब हो चुकी हैं। जैसे उनका फेस लाइफलेस हो चुका है तो दैट मीन्स वो इतनी एजेड अब हो चुकी है। अब वो क्या करती हैं, जैसे उनके मन में ये बहुत नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं कि कल को क्या होगा, मेरी मदर नहीं होंगी, बहुत डर आ जाता है, बहुत सेपरेशन का डर उनके मन में आ जाता है। तो आपके जब आप बहुत डरते हो तो आप क्या करते हो? आप कभी कोई म्यूजिक सुनोगे, नहीं मेरे को ध्यान हटाना है, आप कुछ अच्छी बातों के बारे में सोचोगे। तो ऐसी पोएटेस अब गाड़ी में थी तो क्या करती हैं, वो गाड़ी की विंडो से उधर देखती हैं एंड शी लुक्ड आउट, तो वो बाहर देखती हैं। अब जैसे ही वो बाहर देखती हैं उस थॉट को अपने दिमाग से निकालने के लिए तो उन्हें क्या दिखता है? उन्हें यंग ट्री स्प्रिंटिंग दिखते हैं। अब ये यंग ट्री स्प्रिंटिंग के दो मीनिंग होते हैं। देखो जब भी आप गाड़ी से जा रहे होते हो तो बराबर में अगर पेड़ आते तो आपको ऐसा लगता है पेड़ आपके साथ भाग रहे हैं। स्प्रिंटिंग मतलब होता है बहुत तेज भागना। वो टेम्पल रन गेम आता था ना तो उसमें स्प्रिंट का फीचर होता था, बहुत तेज भागने लगता था वो। तो स्प्रिंट मतलब होता है बहुत तेज भागना। तो उनको लगता है गाड़ी के साथ साथ वो पेड़ भाग रहे हैं। अब ये वो कंट्रास्ट शो करें कि उनकी मदर गाड़ी में सो रही हैं, बहुत डल हैं, वहीं पे पेड़ एनर्जेटिक है, ऐसा लग रहा है उनके साथ भाग रहे हैं। दूसरा स्प्रिंटिंग का मतलब होता है ग्राउंड में से बाहर निकलना। तो पेड़ कैसे हैं? पेड़ बिल्कुल नए नए पेड़ हैं। और पेड़ कैसे हैं? अभी अभी वो जो है उनको दिखाई दे रहे हैं कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्राउंड में से शूट करके बाहर आए हैं एंड वो बहुत ज़्यादा लाइव शो कर रहे हैं। कभी ग्रीनरी नेचर को देखा है, कितना अच्छा लगता है कि नेचर को देख के ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो जैसे ही वो पेड़ों को देखती हैं और अपनी मदर को देखती है, उनकी मदर लाइफलेस लग रही थी, पेड़ फुल
फुल ऑफ लाइफ लग रहे थे, फ्लावर्स ग्रीन, भागते हुए। तो वो कंट्रास्ट शो कर रही है बिटवीन लाइफ एंड डेथ। प्लांट्स, पेड़ क्या शो कर रहे हैं, लाइफ, और उनकी मदर यहाँ पे क्या शो कर रही है, डेथ शो कर रही है। उसके बाद वो देखती है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी मतलब खुश चिल्ड्रन। हमारी पोएटेस इस समय सैड है अपनी मदर को देख के, बट वहां से बच्चे आ रहे होते बहुत खुशी से। देखा, छुट्टी होती है, स्कूल के बच्चे भागते हुए जाते हैं घर के बाद शाम को, भैया घर के बाहर खेलना है, छुपन छुपाई, भागते हुए आते हैं। तो वैसे ही वो देखती है मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग मतलब भागते हुए अपने घर के बाहर से आ रहे थे। तो वो छोटे छोटे बच्चे, आप देखो ये छोटी बच्ची है, इसके फेस पे स्पार्क दिख रही हो, क्यूटनेस दिख रही हो, चमक दिख रही हो। तो वो यही चीज नोटिस करती है कि वो जो बच्चे उनमें बहुत लाइफ है, और मेरी मदर जो है शी इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स डेथ। वो बहुत ज़्यादा पेल हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, और उन्हें डर लगता है कि अब जो है वो जल्द ही उनके साथ नहीं रहेंगी। तो इस वजह से वो अपना दिमाग जब बाहर निकालती हैं इस बात से, तो बाहर उन्हें ट्रीज दिखते हैं और बच्चे दिखते हैं। अब एग्जाम में आ सकता है ट्रीज और बच्चे क्या सिम्बलाइज करें, तो ट्रीज और बच्चे एनर्जी, लाइफ, एंथुसियाज्म, वाइटलिटी शो कर रहे हैं। वहीं पे उनकी मदर अप्रोचिंग डेथ शो करे। ये कंट्रास्ट उन्होंने दिखाया है और ये मैसेज उन्होंने दिया है कि जिंदगी में यही होता है, एक तरफ लाइफ तो एक तरफ डेथ। चलो चलते हैं हम अपने अगले स्टैंजा पे। वर्ड मीनिंग सब यहाँ पे गिवन है। चलो अब क्या होता है, अब वो वहाँ पहुँच जाती होंगी एयरपोर्ट पे, और वो कहती है एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक के बाद, जब कभी भी कोई बाहर घूमने जाता है या किसी भी पर्पज से जब कोई बाहर के देश जा रहे होते हैं, तो हमेशा रिलेटिव्स एयरपोर्ट तक छोड़ने ज़रूर आते हैं। और जैसे आप सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर जा रहे होते हैं बैग्स लेके, वहाँ रिलेटिव्स हमारे हमें बाय कर रहे होते हैं। तो वैसे ही होता है हमारी पोएटेस के साथ। उनकी मदर उन्हें सिक्योरिटी चेक पे खड़ी होकर बाय कर रही होती है, उनसे फ्यू यार्ड्स, उनसे कुछ ही दूरी पे होती है, और तब वो अपनी मदर को दोबारा देखती हैं। अब उनकी मदर जगी हुई थी, उठी हुई थी, ठीक है, वो गाड़ी में तो सो रही थी ना, नाउ शी वॉज अवेक। और वो देखती है अब जब वो जागी हुई भी थी तो भी उनका फेस वान लग रहा था। वान मतलब क्या होता है, अननेचुरली पेल, यानी कि पीला सा पड़ गया था उसमें लाइफ। पीला मतलब ये नहीं कि वो बीमार थी, नो गाइस, बीमारी की वजह से नहीं था, वो जो ओल्ड एज थी उसकी वजह से उनका फेस पेल लग रहा था, डल लग रहा था। वो उनको याद होगा उनकी मदर जवानी में कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल स्पार्क था, वो सब स्पार्क अब उनके फेस पे नहीं था। एंड शी वॉज पेल एज लेट एज एंड वो कैसी लग रही थी, पेल एज अ लेट विंटर मून। और फिर सेकेंडली वो अपनी मदर के फेस का, पहले वाले स्टैंजा में उन्होंने अपनी मदर के फेस का कंपैरिजन करा था एक डेड बॉडी से, और आप करती हैं लेट विंटर के मून से। सर्दियों का चांद देखा है, दिखता नहीं है ठीक से, उसके आगे फॉग आ जाता है, मिस्ट आ जाती है, कोहरे में छुप जाता है वो चांद। तो वो कहती है वैसे ही आज मेरी मदर का फेस लग रहा था, बिल्कुल लेट विंटर की मून की तरह। आप गर्मियों में चांद को देखना, ऐसा चमक रहा होता है, पूरा आसमान रोशन कर देता है। वहीं सर्दियों में उसी चांद के आगे जब बादल और फॉग आ जाते हैं तो वो काफ़ी कैसा लगता है, ढका हुआ लगता है, और उसके ऊपर से ज़्यादा चमक नहीं होती है उसमें। तो वही चीज़ उनकी मदर को देख के उन्हें लगता है कि अब मेरी मदर की चमक जो है उनके फेस पे से खो चुकी है। और तभी वो देखते ही उनका ओल्ड चाइल्डहुड फियर जो था वो वापस आ जाता है। ओल्ड फेमिलियर, एक पुराना एक डर उनके मन में वापस आता है। वो कौन से पुराने डर की बात कर रही हैं, आपको याद है जब आप लोग स्कूल जाते थे तो आपका मन नहीं करता था, बाहर ऑटो वाले भैया होते थे बट आप रोते थे कि नहीं मुझे अपनी मदर को छोड़ के नहीं जाना है। कहीं बाहर भी जाते थे, कहीं भी हो, डर लगता है कि नहीं मम्मी के साथ में ज़रूर जाएंगे, मम्मी से दूर नहीं होना है। तो वही वाला डर उनके मन में आता है कि अब तो ये बहुत बूढ़ी हो चुकी है, तो कल को अगर ये नहीं रही तो वो वाला डर उनके मन में आ जाता है दैट मैं कैसे इनके बिना रहूंगी। तो शी एक्सपीरियंस दैट ओल्ड फेमिलियर, एक वो दर्द उनको पहली बार नहीं हो रहा था कि हाँ सेपरेट हो जाऊंगी मैं अपनी मदर से, नहीं, वो डर उन्होंने पहले भी झेला है कई बार बचपन में, और वो चाइल्डहुड फियर जो है उनका वापस आ जाता है। अब क्या होता है आगे, अब वो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, उन्हें डर लग रहा है, वो परेशान है, बट वो परेशान अपनी डर अपनी मदर को शो नहीं करना चाहती थी। तो वो क्या करती हैं, अपनी मदर को कहती है सी यू सून अम्मा। ये फोटो में देख सकते हो अपनी मदर को बाय कर रही है, कहती है सी यू सून अम्मा। एक होप जगाती हैं अपने मन में, मतलब आपको कि एक तरीके से बोलती हैं सी यू सून, और खुद को उम्मीद देती हैं कि हाँ मैं अगली बार इनसे ज़रूर मिलूंगी। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पे पोयम एंड हो जाती है। तो एट दी एंड वो अपनी मदर को जो है अपना वो दर्द नहीं दिखाना चाहती थी कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं अगली बार वो आए तो वो अपनी मदर से मिल भी ना पाए, बस एक उम्मीद जगा के जाती हैं। देखो एक मैनिफेस्ट करके जाती हैं वो खुद से कि भाई मैं अगली बार आऊँ तो मेरी माता मुझे ज़रूर मिले। और ये डर जो बचपन का डर था उन्हें वापस तो आया, बट उसको वो कैसे बाय करती है, स्माइल 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 करके छुपा लेती है अपने दर्द को। अब एक बार मैंने हिंदी में समझा दिया, अब इसकी लाइनों को पढ़ते हो तुम्हें स्मूथ लाइक बटर समझ में आएगी, ठीक है।
तो अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया हमें कि कैसे बच्चे बाहर निकल रहे थे घरों से और वो यंग दिख रहे थे, वो लाइव दिख रहे थे, मदर डेथ शो कर रही थी। आप पढ़ लेते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे कुछ दूर खड़े होकर अपनी माता से, आई लुक्ड एट हर अगेन, मैंने उनको दोबारा देखा। अब उनका फेस वन यानी कि पीला लग रहा था, पेल एज अ लेट विंटर्स मून, सर्दी के चांद जैसा जो है वो कैसा लग रहा था, बिना कोई चमक वाला। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और तभी मुझे वो ओल्ड फेमिलियर एक, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आना बनता ही बनता है भैया। ओल्ड फेमिलियर एक क्या है, वो दर्द है, वो एक मतलब क्या होता है भाई, एक मतलब होता है माई स्टमक इज एकिंग, कई बार बहाना बना के जाते हैं ना माई रूम, वही एक मतलब होता है दर्द। तो उनको वो अपना पुराना दर्द याद आता है। क्या दर्द है वो, कि भाई मैं अपनी माता से दूर ना हो। तो बचपन में भी होता है, स्कूल जाते समय या कहीं जा रहे होते हैं कि भाई हमारी माँ हमारे से दूर ना हो, तो वो वाला दर्द उनको आता है। माई चाइल्डहुड फियर, वो चाइल्डहुड का फियर उनमें वापस आता है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। तो मैंने क्या करा, मैंने बस कहा सी यू सून अम्मा एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल स्माइल। यहाँ पे आपकी पोएट एंड, और ये थी ब्यूटीफुल पोएम जिसका नाम है माई मदर एट 66। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहे इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अभी ये पोएम देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में जाके आप पोएटिक डिवाइसेस देख लीजिए। अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज मेरे चैनल के कम्युनिटी टैब को चेक करो। ये रहा कम्युनिटी टैब, यहाँ पे आपको 12th की इंग्लिश के हर चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी सब मिल जाएगा। मैं इंस्टाग्राम पे भी अपलोड करती हूँ, बट आजकल बच्चे अगर इंस्टाग्राम ज्यादा यूज नहीं कर रहे एग्जाम डेज में, तो यहाँ से देख सकते हो। इंस्टाग्राम यूज करते हो तो वहाँ जाके PDF भी मिल जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। everyone, welcome to my channel. I am सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की पोम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इस पोम के पोएट है पैब्लो नेरूदा। अब ये जो पोएम है इसका मतलब क्या है, कीपिंग क्वाइट, चुप रहो। तो यस, यही हमारे पोएट हमें इस चैप्टर में कहने वाले हैं, पोएम में कहने वाले हैं कि भाई आप चुप रहो। चुप रहने को वो क्यों कहते हैं, देखो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक काम करो, अपनी जो है आंखें बंद करो और 12 सेकंड के लिए चुप रहो। मैं 12 तक गिनती करूंगा और आप चुप रहो। और वो चुप रहने को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हर दुनिया का हर एक इंसान 12 सेकंड तक चुप रह के इंट्रोस्पेक्ट करे खुद को। इंट्रोस्पेक्ट मतलब होता है कि अपने आप अपने अंदर झांकना और अपनी गलतियों को पहचानना कि क्या आप गलत कर रहे हो लाइफ में, और अपने माइंड को एक पीस देना सो दैट आप समझ पाओ आप कहाँ गलत हो और अपनी लाइफ को और बेहतर बना पाओ। तो चलो पढ़ते हैं हम इस पोएम को जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो 5-10 मिनट मेडिटेट करा करो, अपने माइंड से सारे थॉट्स को रिमूव करा करो सो दैट आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाओ और अपनी पढ़ाई में मन लगा पाओ। तो वैसे ही पोएट हमें इस चैप्टर में समझाने वाले हैं कि भाई हम अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करके सभी अपनी गलतियों को पहचाने। शुरू करते हैं इस पोएम को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और भी बहुत सारे मैसेजेस छुपे हैं इस पोएम में, तो साथ के साथ मैं आपको वो भी सब क्लियर करती रहूंगी। तो जैसी पोएम शुरू होती है वो कहते हैं, अब मैं काउंट करूंगा 12 तक और मैं चाहता हूं कि आप सब बिल्कुल स्टिल रहे और जो है कोई भी भाषा में ना बोले, कोई लैंग्वेज ना बोले और जो है बिल्कुल चुप रहे कुछ समय के लिए। अब वो क्यों कहते हैं ऐसे कि सिर्फ 12 सेकंड तक, तो देखो गाइस 12 जो नंबर होता है, ये जो 12 नंबर है ये एक यूनिटी का प्रतीक होता है, ये एक होल नंबर होता है। यानी कि ये नंबर कैसा है, 12 आवर्स होते हैं, ठीक है, 12 ही हमारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं, 12 ही हमारे मंथ्स होते हैं। तो ये एक यूनिटी का सिंबल होता है ये जो 12 होता है, इसलिए वो कहते हैं दैट आई विल काउंट अप टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब चुप रहेंगे। वो वर्ल्ड के हर एक इंसान को कहते हैं कि हम सब चुप रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। तो वो नेक्स्ट बात क्या कहते हैं, पहले कहते हैं चुप रहो और फिर वो कहते हैं कि एक बारी इस पूरी दुनिया में हम क्या करेंगे, हम किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे। वो कहते हैं हम चुप रहेंगे और किसी भाषा में नहीं बोलेंगे, कोई लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। और यहाँ से वो क्या दिखाना चाह रहे हैं कि देखो भाई जो लैंग्वेजेस होती है ना, ये देखो हम सब एक जैसे दिखते हैं, सबकी 2 आंखें हैं, सबके कान है, ठीक है, सभी की एक नाक है। वैसे तो दिखने में हम सब लोग सेम है, बट डिफरेंसेस सोसाइटी में हमने वर्ल्ड में क्रिएट कर रखे हैं कि भाई ये इंग्लिश मैन है, ये फ्रेंच मैन है, ये इंडियन है, ये और ये चाइनीज़ है। तो ये लैंग्वेजेस हमारी सोसाइटी में बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। कास्ट हो गया, कलर हो गया, ये गोरा है, ये रंग का है, ये हिंदी बोलता है, अरे इंग्लिश बोलता है, ये तो बड़ा वो है, बड़े साहब हैं ये तो इस तरीके से ये जो हमारी वो होती है ना दिमाग में बसी हुई बातें, जो डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर के ऊपर, वो कहते हैं उन सभी को कुछ मिनटों के लिए भुला दो, 12 सेकेंड के लिए उन्हें भुला दो, किसी लैंग्वेज में मत बोलो, क्योंकि लैंग्वेज
लैंग्वेज है जो हमारी धरती को बंटवारा करके बैठी है कि भाई कोई इस लैंग्वेज का इस कंट्री हो गई, एक लैंग्वेज की एक कंट्री, एक लैंग्वेज की एक कंट्री। तो लैंग्वेज मतलब क्या है, वो कह रहे हैं कि आप चुप रहो, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज मतलब आप साइलेंट रहो। और हिडन मीनिंग ये है कि किसी भाषा में नहीं बोलोगे तो आप सब एक समान हो, तब आप सब ह्यूमन बींग्स हो, तब आप कोई इंग्लिशमैन नहीं हो, कोई फ्रेंचमैन नहीं हो, कोई इंडियन नहीं हो, कोई चाइनीज़ नहीं हो। जब आप सब चुप रहे हो तो सब एक समान हो, कोई पता नहीं चलेगा आवाज़ सुन के कि कौन कैसा है कौन कैसा है, नहीं, आप सब चुप रहोगे तो सब आप एक समान होगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, फिर वो कहते हैं फिर 1 सेकेंड रुकते हैं, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स ARMS, आर्म्स, आर्म्स मतलब है कि चुप रहो, अपनी बाजुओं को मत हिलाओ। और ये आर्म्स का यहाँ डबल मीनिंग है। दूसरा मीनिंग इस आर्म्स का क्या है, वो गोली बंदूकें बारूद जो चलती हैं वहाँ वॉर जोन में, वो कहते हैं कुछ मिनट कुछ सेकंड्स के लिए जो वॉर हो रहे हैं वर्ल्ड में उनको रोक दो, उन सभी आर्म्स को चलाना रोक दो, उन बंदूकों को रोक दो, सो दैट हम चुप रहें 12 सेकंड तक और अपनी गलतियों को पहचान पाए। तो बहुत सिंपल लाइन है स्टैंजा की, वी विल काउंट टू 12, हम 12 सेकंड्स तक चुप रहेंगे और काउंट करेंगे और हम सब स्टिल रहेंगे और बिल्कुल भी कोई मोशन नहीं करेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फेस ऑफ द अर्थ मतलब एक बार पूरी दुनिया के हम सभी लोग किसी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे, सारे डिफरेंसेस को भुलाकर एक चुप बिल्कुल रहेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और अपने आर्म्स को मूव नहीं करेंगे। आर्म्स का मतलब यहाँ दोनों है कि किसी भी टाइप की एक्टिविटी आप नहीं करोगे, यानी कि आंखें बंद करिए भैया कुछ अपना काम करो, पानी पी रहे हो अपने लाइक दैट, नो, कुछ एक्टिविटी नहीं करोगे। साथ ही के साथ जो इतनी गोली बंदूक बारूद जो है जिससे वॉर्स होते हैं, जो वेपन्स होते हैं, उन सबको भी हम सेकेंड्स के लिए स्टॉप कर देंगे। चलो अगली लाइन पे पढ़ते हैं कि अब ये चुप होने का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या होगा इस चुप होने से। तो वो कहते हैं कि जब ऐसे पूरा का पूरा वर्ल्ड चुप हो जाएगा तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मतलब एक बहुत ही अनोखा मोमेंट होगा, ये बहुत प्लेजर, एग्जॉटिक मतलब होता है बहुत हैप्पीनेस होना, बहुत प्लेजर मिलना। तो वो कहते हैं कि ये हमारे अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए एक बहुत अनोखा एग्जॉटिक मोमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स। आपने देखा है रोज़मर्रा में हम जिंदगी में भाग दौड़ में लगे रहते हैं। भाई अगर मैं एक स्टूडेंट की लाइफ की देखूँ तो हमें पढ़ना है, हमें मार्क्स लेकर आनी है, मार्क्स आ भी गए अच्छे तो कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कॉलेज मिल गया, डिग्री मिल गई, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, बिजनेस स्टार्ट कर लिया अच्छा चले और बढ़ने, हर समय लाइफ की हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं। अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा फ़ोन चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, यही चीज़ों में हम बंधे रहते हैं पूरी लाइफ में। तो वो कहते हैं विदाउट रश, अपनी लाइफ को ज़रा 2 मिनट रुकने दो, अपने माइंड को ज़रा 2 मिनट रुकने दो। जो इतनी चीज़ें आपने दिमाग में बिठा रखी है और ख़ुद को इतना दर्द देते हो रोज़, इतना टेंशन देते हो, विदाउट रश और विदाउट इंजन्स। इंजन से यहाँ उनका मतलब है कि जो इतनी मशीनें चल रही होती है, जो इतना एडवांस प्रोग्रेस हम आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, हर जगह मशीनें लगी हैं, वो हमारे अर्थ को नुकसान पहुंचा रही है। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, जब इंजन्स सब बंद हो जाएंगे तो बिल्कुल एक आवाज़ें आने, जो इतनी नॉइज पॉल्यूशन हो रही है वो भी एंड हो जाएगी और आप एक स्टिलनेस, एक पीस का माहौल अपने माइंड में सोच पाओगे कि भाई ये आ गया है एग्जॉटिक मोमेंट। क्या गजब की शांति आपके दिमाग में आएगी। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would be all together in a sudden strangeness. और हम सब इस चीज़ को, पूरे वर्ल्ड के हर एक इंसान इस चीज़ को एक साथ महसूस करेंगे। And it would be a sudden strangeness. उस समय आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरा माइंड शांत है, पूरी दुनिया शांत है, ना कोई आवाज़ आ रही है ना कुछ आ रही है। एक एग्जॉटिक प्लेजरेबल मोमेंट आपको लगेगा। एक बार हम लोग भी इस चीज़ को ट्राई करेंगे, दैट हम भी ऐसे 12 सेकंड तक सारे स्टूडेंट चुप रहेंगे और जो है इस एग्जॉटिक मोमेंट को जो है एक बार एक्सपीरियंस करेंगे। अब इस एग्जॉटिक मोमेंट में और क्या होगा वो बताते हैं कि नेचर हर्ट होना भी, जो नेचर है उसको भी नुकसान पहुंचाना हम बंद कर देंगे, जैसे फैक्ट्रियों का इंजन स्टॉप हो चुका है। और साथ ही के साथ जो ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन लेबर होती है, जो फैक्ट्रीज में और काफ़ी जगहों पे जो लेबर अपना पैसा कमाने के लिए अपने हाथों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी जान को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को दर्द देते हैं, वो सब चीज़ें भी रुक जाएंगी इस एग्जॉटिक मोमेंट में। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। जब सब स्टिल रहेंगे, उन्होंने कहा था ना आर्म्स को मूव मत करो, मतलब कोई एक्टिविटी मत करो, तो वो कहते हैं उस एक्टिविटी में जो फिशरमैन है वो ठंडी जो समुद्र है उसमें वेल्स को और मछलियों को हार्म नहीं करेगा, वो मछुआरे उन्हें पकड़ेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, फिशरीज को रिस्टोर होने का टाइम मिलेगा। हम इतनी फिशेस बाहर निकाल लेते हैं दैट वो रिस्टोर ही नहीं हो पाती है, तो यहाँ हमारे मदर नेचर को रिस्टोर होने का टाइम मिलेगा। एंड द मैन गैद, तो नेचर भी रिस्टोर होगा, नेचर को भी मदद मिलेगी इससे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड नॉट लुक एट हिज हर्ट हैंड्स।
और जो आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है तो वो अब अपने हाथों के दर्द को नहीं देखेगा। रोज़ क्या होता होगा उसके साथ, जो लोग नमक बनाते हैं ना, तो यहाँ पे गाइस वो नमक जब टच करते हैं तो उनके सारे हाथ गल जाते हैं उससे, तो उन्हें वो काम ज़बरदस्ती करना भी पड़ता है पैसे कमाने के लिए, और वो रोज़ अपने हाथों को देख के वो पीड़ा को महसूस भी करते हैं। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जब आप चुप रहोगे और वो फिर जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है वो सॉल्ट गैदर नहीं करेगा तो उसका वो दर्द जो है एंड होगा और वो अपने हाथों को देखकर परेशान नहीं होगा। और भी वर्ल्ड में जितने भी लेबर्स जो है सफ़र कर रहे हैं गंदी कंडीशंस की वजह से फैक्ट्रीज़ की, या अगर कोई भी अपनी लाइफ में सफ़र कर रहा है किसी भी चीज़ से, कोई बात पे सोच रहा है, टेंशन ले रहा है, तो इस 12 सेकंड के लिए जब वो चुप रहेंगे, सारे डिफरेंसेस भूल जाएंगे, तो वो एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, नेचर को भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे होगे और आप खुद की बॉडी को, खुद के मन को भी, अपनी फिजिकल मेंटल स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। एक्सोटिक मतलब पीसफुल, अनयूजुअल होता है, कोई ऐसे वर्ड मीनिंग नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं हम। अब आगे वो बोलते हैं, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैसेस, वॉर्स विद द फायर, victories with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं गाइज वॉर एंड करने को। आपने देखा है हमारे यहाँ वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो अब वो कह रहे हैं उन लोगों को कि तुम भी शांत हो जाओ जो लोग ग्रीन वॉर्स बनाते हो। यहाँ उन्होंने वॉर्स को ग्रीन इसलिए बोला कि अगर कोई भी वॉर होता है तो उससे हमारे अर्थ को भी नुकसान होता है, और साथ में जो इतना हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये मशीनें, ये सोसाइटी बना गई, ये इंडस्ट्री लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे हमारी मदर नेचर को बहुत नुकसान हो रहा है। तो वो कह रहे हैं जब हम 12 सेकंड के लिए चुप रहेंगे, एक्सोटिक स्टिल मोमेंट में होंगे, तो ना ही हम अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, और वो जो वॉर्स के लिए जो वो लोग वेपन बनाते हैं ना, कहीं न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं, अलग अलग वेपन बना रहे हैं, वो कह रहे हैं इन वेपन्स को बनाना तुम रोक दो। Those who prepare great wars, war with gases, war with fires, वो उनको कहते हैं कि तुम रुक जाओ, बिकॉज ये जितने भी वॉर तुम करते हो, वॉर के इक्विपमेंट्स बना रहे हो, कल को वॉर करते हो, ये वॉर होता है विक्ट्रीज विद नो सर्वाइव। आप देखो 2 कंट्रियों ने जंग लड़ी, ठीक है, दोनों में से कोई एक सामने से तो आप कहोगे भैया ये कंट्री जीत गई है, बट क्या वो असलियत में जीती होती है? नहीं, उसके यहाँ पे भी तो कितने लोगों की मृत्यु हुई होती है, कितनी ही लेडीज़ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, कितने ही बच्चे जो हैं अपने माता पिता को खो देते हैं वॉर के टाइम में। अभी आपने देखा काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बीच में जब वॉर, अभी हम रिसेंटली न्यूज़ पे देखते हैं कि 2 कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है, तो भाई वॉर तो चल रहा है उन लोगों की वजह से जो बम फेंक रहे हैं, बट आम जनता इस चीज़ को जो है सफ़र करती है। चाहे उनकी कंट्री जीत जाए, बट जीती हुई कंट्री के भी जो घर के लोग होते हैं उनके घर उजड़ जाते हैं, टूट जाती हैं बिल्डिंगें, लाइवलीहुड छिन जाता है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं उस वॉर के अंदर। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि समझो इस एक्सोटिक मोमेंट के अंदर कि आप वॉर करना बंद करो एंड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़े, सफ़ेद रंग आपको पता है पीस का एग्जाम्पल होता है, तो वो उनको कह रहे हैं जो वो बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियन देश जो चलाते हैं, जो ऐसे लीडर्स होते हैं जो चाहते हैं कि वॉर हो, वो उनको कह रहे हैं, वो साइंटिस्ट जो ऐसे वेपन्स बना रहे हैं जिससे वॉर हो रहे हैं, वो लोग जो वॉर इनिशिएट करना चाहते हैं, वो उनको कह रहे हैं तुम सही कपड़े पहनो, तुम क्लीन क्लोथ्स पहनो और वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग। ब्रदर्स कौन? वही लोग जिससे तुम लड़ रहे थे, उसे अपना भाई मानो, एक भाईचारा बनाओ, उनका हाथ पकड़ के एक शेड के नीचे जाओ, यानी कि आप शेड मतलब आप समझ रखते हो, एक ट्री के नीचे चले जाओ और कुछ मत करो, और तब तुम्हें महसूस होगा कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ इससे। ये भी मेरे जैसा, कोई लैंग्वेज में तो नहीं बोल रहे हो ना कि ये भी मेरे जैसा, मैं भी इसके जैसे हूँ, लड़ाई की क्या ज़रूरत है। तो वो ये चीज़ समझाना चाह रहे हैं, वो अर्थ को बचाने के लिए, ह्यूमन काइंड को बचाने के लिए मैसेज दे रहे हैं वॉर क्रिएटर्स को कि वॉर करना बंद करो, उससे नुकसान ही होता है। कंट्री को हम कह रहे हैं ये फलानी कंट्री उस वॉर में जीत गई, बट जीतती कोई कंट्री नहीं है, उस कंट्री के बच्चे भी अनाथ हुए होते, उस कंट्री में भी लोगों का लाइवलीहुड छिनता है, उस कंट्री को भी नुकसान हुआ होता है, तो वो जीत कोई जीत नहीं होती है। तो इसलिए वो उनको कह रहे हैं जो लोग वॉर करते हैं सही कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहनो, पीस लेकर आओ, और उन्हीं लोगों के साथ जिनसे तुम लड़े उनका हाथ पकड़ के तुम एक शेड में जाओ और सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अब आगे वो कहते हैं कि जो मैं इतना चुप रहने को कह रहा हूँ कि चुप रहो, कुछ मत करो, चुप रहो, कुछ मत करो, इसका मतलब तुम ये मत समझना कि मैं टोटल इनएक्टिविटी के बारे में कह रहा हूँ। टोटल इनएक्टिविटी मतलब कि हाँ अपनी लाइफ के सारे काम धाम छोड़ दो, भाई मेडिटेशन ही करते रहो पूरी ज़िंदगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ है, जो हमारे अर्थ को नुकसान पहुँचा रही हैं, इंसानों को नुकसान पहुँचा रही है, उसे कुछ समय के लिए आप छोड़ो, उस तो कुछ समय के लिए आप लीव करो, सो दैट वो रेजुवनेट हो पाए। जैसे आप अपने माइंड में टेंशन भर लेते हो, तो आप अगर 10 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हो तो वो आपके माइंड को रिलैक्स करने का काम करती है। आप अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो कुछ समय के लिए अगर आप जो है पेड़ लगाओगे और थोड़ा सा प्रोग्रेस को डिक्रीज करोगे, तो आप देखोगे अर्थ रेजुवनेट हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कुछ समय के लिए जब मैं रुकने को आपको कह रहा हूँ, तो मैं इनएक्टिविटी करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस वो टाइम देना चाहता हूँ आपको और अर्थ को, जिससे वो फिर से लाइफ आ जाए उसमें। तो पढ़ लेते हैं इनकी लाइन को।
व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। जो मैं कह रहा हूँ उसे टोटल इनएक्टिविटी मत समझना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद दैट। तो वो कहते हैं लाइफ का तो मतलब ही चलते रहना, ऐसा थोड़ी है आप चुप बैठ जाओगे और वही लाइफ चलती रहेगी। नहीं, लाइफ का तो मतलब है आपको काम करना पड़ेगा, आपको रोज अपनी दिनचर्या में रहना पड़ेगा। बट मैं इस आई वांट नो ट्रक विद दैट मैं तुम्हें मरने को नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहो, अपनी गलतियों को पहचानो, मदर नेचर को भी रिजुवनेट होने का टाइम दो, और अपने आप को, जो तुमने दर्द अपने अंदर इतने हैं, चाहे वो फिजिकल पेन हो, मेंटल पेन हो, उससे बाहर आने का खुद को टाइम दो। कह चुकी है कि मैं टोटल इनएक्टिव होने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस आपको स्टिल रह के आपकी गलतियां पहचानने को कह रहा हूँ। तो आगे का स्टैंजा पढ़ते हैं, ये लास्ट स्टैंजा होने वाला है हमारा। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड एंड कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। अब वो यहाँ पर ये कहते हैं कि आज का ज़माना कैसा हो चुका है, हम बहुत सिंगल माइंडेड हो चुके हैं। हर एक इंसान जो है बस हर समय क्या सोचते रहते हैं। आपने देखा आजकल जो है सुसाइड केस बहुत बढ़ गए हैं, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सोसाइटी में आता जा रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हर इंसान बहुत सिंगल माइंडेड है। हर कोई एक ही माइंडसेट से चलता है, भैया पैदा हुए हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ना है, फिर अगर अच्छी डिग्री मिल गई तो जॉब करनी है या अपना अच्छा बिजनेस करना है, पैसे कमाना है, शादी करनी है, एंड देन यू नीड वेरी गुड हैप्पी सेटल्ड लाइफ, एंड देन रिटायरमेंट, एंड देन मर जाओ। इसी वाले ट्रैक पे पूरी दुनिया चल रही है, और इस पूरे ट्रैक पे आपको चाहिए बहुत तरक्की, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा आपको लग्जूरियस लाइफ चाहिए होती है, और इसके पीछे 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 हर कोई सिंगल माइंडेड होके भागता रहता है और कभी खुद को समझने का टाइम नहीं देता। कभी कभी अपनी लाइफ में अपने सर पे इतना बर्डन डाल लेते हैं, पैसा कमाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, कि इनिशियली तो सब कुछ चल रहा होता है और फिर आप कहाँ आ जाते हो, डिप्रेशन में आ जाते हो। तो वो इसलिए कहते हैं कि इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और अगर एक सेकंड के कुछ नहीं करोगे, then a huge silence might interrupt this sadness। sadness मतलब है डिप्रेशन से भी हो सकता है। फिर वो जो huge silence होगा कि आपने कहा छोड़ो ये सब चीज़ें, अभी मैं 2 मिनट अपने माइंड को शांत करता हूँ, तो वो जो इतनी भाग दौड़ अपने माइंड में मचाई है अपने, वो जो डिप्रेशन आप फील कर रहे हो, तो वो शांत माहौल में आप अपनी गलतियों को पहचानोगे, आप अपनी अच्छाइयों को पहचानोगे और आप खुश हो जाओगे, और वो सैडनेस आपकी लाइफ से हट जाएगी। दूसरी बात यहाँ सिंगल माइंडेड से वो कह रहे हैं, जो इतना ज़्यादा हम रैपिड एडवांसमेंट करना चाहते हैं, हम इतना ज़्यादा कंट्रीज को डेवलपमेंट लेकर आने, यहाँ मशीनें, यहाँ फैक्ट्री, यहाँ मशीनें, यहाँ फैक्ट्री, हम सिंगल माइंडेड होकर सिर्फ अपने एडवांसमेंट के बारे में सोचें। यहाँ मशीन लगाओ, आप पेड़ काटो, यहाँ पे इंडस्ट्री चाहिए, ये रिवर के पास में इंडस्ट्री लगा दो, चाहे रिवर पॉल्यूट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम सिंगल माइंडेड होकर ऐसे चलते रहेंगे तो उससे क्या होगा, हम अपनी लाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं डेथ से। क्यों? क्योंकि कल को अगर पानी नहीं बचेगा, हम सारी नदियों को पॉल्यूट कर देंगे तो क्या पानी पिएंगे हम? अगर हम पूरे एटमॉस्फेयर को जो है पॉल्यूट कर देंगे तो कौन सी सांस लेंगे हम? ओजोन लेयर में हमारे जो है वो गैप आ रहा है, हमें पता है, बट तब भी हम एडवांसमेंट करे जा रहे हैं। तो इससे हम अपनी ही लाइफ को थ्रेटन कर रहे हैं, हम खुद को डूम्स डे की तरफ ले जा रहे हैं, हम खुद को उस दिन की तरफ ले जा रहे हैं कि एक दिन जो है डूम्स डे आएगा और सभी दुनिया हमारी खत्म हो जाएगी, नेचुरल कैलामिटीज आएंगी और अर्थ एंड हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं फॉर वंस अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, अगर सारे रैपिड एडवांसमेंट जो ये साइंटिफिक प्रोग्रेस हम कर रहे हैं ना, अगर बस हम ये नहीं सोचेंगे कि हाँ भैया तरक्की करनी है, अगर हम कुछ समय के लिए चुप रहेंगे और प्रोज एंड कॉन्स को सोचेंगे, जैसे अगर जो इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, जो बड़े बड़े लीडर जो डेवलपमेंट की प्रैक्टिसेस करते हैं, अगर वो 1 मिनट सोचे कि जो इतनी फैक्ट्री लगा रहे हैं उससे अर्थ को कितना नुकसान हो रहा है और उसका कुछ सॉल्यूशन भी निकालें, तो फिर हमारे अर्थ पे से भी सैडनेस खत्म होगी और हम डूम्स डे की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम एक इंसान की बात करें, अगर इंसान सिंगल माइंडेड होकर 1 मिनट के लिए अपनी गोल्स के बारे में नहीं सोचेगा और अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा कैसे लाइफ को एंजॉय किया जाए, अपनी गलतियों के बारे में सोचेगा कैसे उन गलतियों को सुधारा जाए, तो उसकी लाइफ से सारी सैडनेस हट जाएगी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर हम सिंगल माइंडेड होकर लाइफ में आगे बढ़ने की नहीं सोचेंगे, 2 मिनट फॉर वंस कुड डू नथिंग में क्या कर रहे हो आप? अपनी गलतियां सोच रहे हो, प्रोज एंड कॉन्स सोच रहे हो कि ये अच्छा होगा, ऐसा गलत हो सकता है। तो तब क्या होगा, आपको अपनी गलतियां समझ में आएगी और सही रास्ता पता चलेगा, आप सही रास्ते पे जाओगे तो सैड नहीं रहोगे। अगर साइंटिफिक प्रोग्रेस हम सही रास्ते के थ्रू करेंगे तो अर्थ को नुकसान नहीं होगा। अगर एक जगह पे इंडस्ट्री लगाई है तो एक जगह पे 50 पेड़ लगाओ, सो दैट अर्थ में बैलेंस बना रहे। तो ये दोनों टाइप्स है, यहाँ ये नेचर को भी सेव करने का कह रहे हैं और इंसान को अपना मेंटल स्टेट भी सेव करने को कह रहे हैं। अब लास्ट लाइन्स पढ़ते हैं। Perhaps the earth can teach us, हमें अर्थ से सीख लेनी चाहिए, हमें अपनी मदर नेचर से सीख लेनी चाहिए। As when everything seems dead, later proves to be alive। अब कैसे अर्थ पे सब डेड लगता है और कैसे अलाइव हो जाता है। आपने ऑटम सीजन देखा है, जो नवंबर में हमारे इंडिया में ऑटम सीजन आता है, तब पेड़ पे से सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ लाइफलेस लगते हैं।
बट जैसे ही समर आता है, जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है, अर्थ खुद को फिर से रिजुवनेट कर लेती है, पेड़ों पे पत्ते भर जाते हैं, सुंदर सुंदर फूल आते हैं और फिर से लाइफ लाइक हो जाती है। तो ये समझा रहे हैं कि जैसे अर्थ करती है, कुछ महीनों के लिए खुद के सारे पत्ते पेड़ों से झड़ जाते हैं और बिल्कुल शांत हो जाती है उस समय पे अर्थ, वैसे ही इंसान को भी ऐसा करना चाहिए, कुछ समय खुद को देना चाहिए रिजुवनेट होने का। जैसे अर्थ ऑटम में बिल्कुल शांत हो जाती है, कोई पत्ता नहीं होता है, एंड एवरीथिंग सीम्स डेड। अगर आप बाहर जाओगे तब तो सारे पेड़ मुरझाए हुए, ऐसी डंडियां दिख रही हैं, सब कुछ डेड दिखाई देता है। तो क्या वो वैसा ही रहता है? नहीं ना, उससे कुछ महीनों बाद ही स्प्रिंग आता है और सारे पेड़ पौधे फूल खिल जाते हैं। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि अगर आप खुद को कुछ समय के लिए शांत करोगे, इस भागदौड़ को रोक दोगे, ये रैट रेस को रोक दोगे, मटीरियलिस्ट थिंकिंग डिजायर कुछ समय के लिए रोक दोगे, तो आप भी रेजुवनेट होकर अपनी लाइफ में आगे फिर आ सकते हो। रेजुवनेट मतलब नया जीवन आपको मिलेगा, आप खुश होगे, प्लेजर मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। अब आते हैं लास्ट लाइन्स पे। लास्ट में वो ये सब बातें हमें समझा के कहते हैं, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब वो कहते हैं नाउ मैं फिर से 12 तक गिनती करूंगा, आप चुप रहना और मैं जाऊँ। अब यहाँ पे वो हमें वो इंट्रोस्पेक्टर की स्टेट से बाहर ला रहे। देखो कभी भी कोई मेडिटेशन अगर इसे काउंटिंग करनी चाहिए तो वापसी पे भी खुद को इसी तरीके से, ऐसे नहीं कि सीधा आँख खोल लेनी चाहिए, नहीं, एक प्रोसेस के थ्रू खुद को उससे बाहर लाना चाहिए सो दैट उसका इफेक्ट दिखे। तो इसलिए वो कहते हैं मैं फिर से 12 तक गिनती करूंगा, आप आंखें बंद रखो, तुम भी जो है 12 तक जब हम वो गिनती सुनेंगे उसके बाद जब हम अपनी आंखें खोलेंगे तो हमें एक अलग ही टाइप की फीलिंग होगी, एक एग्जॉटिक मोमेंट हमें फील होगा और हमारी सारी परेशानियां जो है वो नहीं अब हमें महसूस होंगी, हम पीस के माहौल में होंगे। तो विद दिस ये पोएम आपकी कंप्लीट होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या उन्होंने हर स्टैंजा में हमें बताया है। पहले स्टैंजा में उन्होंने हमें कहा कि भाई चुप रहो, कोई लैंग्वेज मत बोलो, कोई डिफरेंस मत क्रिएट करो, आर्म्स यानी कि गोली बंदूक बारूद छोड़ दो और बिल्कुल चुप रहो। नेक्स्ट वो कहते हैं ऐसा मूवमेंट बहुत एक्सोटिक होगा, प्लेजर वाला होगा, क्योंकि कोई भागदौड़ नहीं होगी और सब इकट्ठे होंगे। फिर वो फिशरमैन को कहते हैं कि वो नदियों को नुकसान ना पहुंचाए, फिशर्स को नुकसान ना पहुंचाए, नेचर को बचाए और इंसान भी अपने आप को दुख देना बंद कर दे, जो इतनी लाइफ में भागदौड़ में इंसान खुद को दुख देता है। नेक्स्ट में वो उनको मैसेज देते हैं जो लोग वॉर्स क्रिएट करते हैं कि और जो नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो कहते हैं वॉर्स क्रिएट मत करो, सफ़ेद कपड़े पहनो, अपने डिफरेंसेस, लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ सब कुछ माफ़ करो एक दूसरे को और भाईचारा में एक दूसरे के साथ रहो। लड़ने से कोई जो है आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई लड़ाई करके जीतनेता नहीं है, सभी का नुकसान होता है वॉर के बाद। लास्ट में वो कहते हैं जो मैं इतना चुप रहने को कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि इनएक्टिव हो जाओ, लाइफ में कुछ करो ही मत, खाली बैठे रहो, नहीं, आई डोंट वांट ट्रक विद दैट। मैं दैट की तरफ संदेश नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए खुद की गलतियों को पहचानो और सही रास्ते पे चलो। नेक्स्ट वो बताते हैं कि जो इतना सिंगल माइंडेड इंसान हो चुका है और जो पूरा वर्ल्ड हो चुका है एडवांस करने के लिए, इंडस्ट्री लगा रही है, करे वो करे, उससे नेचर को भी नुकसान मिलता है और हम डूम्सडे की तरफ आ रहे हैं कि भैया ऐसा कयामत आएगी कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए कल को, इतना हम डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और खुद के लिए भी वो कह रहे हैं इंसान इतना सिंगल माइंडेड हो जाता है अपने गोल्स को लेकर कि कई लोग डिप्रेस हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम दो, अपनी गलतियां समझो, अपनी अच्छाइयां समझो और सही रास्ते पे चलो। लास्ट में वो कहते हैं ये सीख हमें अर्थ से लेनी चाहिए, जैसे अर्थ ऑटम सीजन में शांत रहती है, सारे पेड़ पत्ते झड़ जाते हैं, डेड लगती है, बट फिर समर में, स्प्रिंग सीजन में पूरा लाइफ वापस आ जाती है। वैसे इंसान को खुद को टाइम देना चाहिए उभरने का, अर्थ को टाइम देना चाहिए हील करने का और लाइफ हो जाएगी बिल्कुल बढ़िया। नाउ आई विल काउंट अप टू 10। लास्ट में कहते हैं मैं फिर से 12 तक गिनती करूंगा, मैं जा रहा हूँ, यू कीप क्वाइट। मैं अभी आप चुप ही रहो, मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद जब हम बाहर आएंगे उस मेडिटेटिव स्टेट से तो फिर एक अलग ही एक्सोटिक मोमेंट, एक अलग ही टाइप की पीस हमें महसूस होगी। तो ये बेहतरीन पोएम थी। आई होप आपको ये पोएम समझ में बढ़िया से आ गई होगी। अब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जो है गाइज इस पोएम के पोएटिक डिवाइसेस आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पोएटिक डिवाइसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस पोएम के पूरे वर्ड मीनिंग, समरी हो गई, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट टू MCQ हो, उनका अगर आपको PDF चाहिए या फोटोज चाहिए तो यहाँ कम्युनिटी टैब देख सकते हो मेरे चैनल का। यहाँ पे सभी चैप्टर्स के पोएम के नोट्स गिवन है, आप जाके एक्सेस कर सकते हो। कम्युनिटी डालते हैं, इंस्टाग्राम से जाके आप PDF डाउनलोड भी कर पाओगे। अगर इंस्टा नहीं चलाते हो तो कम्युनिटी से ले सकते हो। अगर PDF डाउनलोड करना है तो इंस्टाग्राम पे भी गिवन है, उसका भी लिंक गिवन है। एवरीवन वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक की पोम जिसका नाम है अ रोडसाइड स्टैंड। ये पोम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने। हमने क्लास 10th में भी इनकी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं। बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स लिखते हैं ये, जिनका एक अलग सा ही मीनिंग होता है। जो जिंदगी हम जी रहे हैं ना उससे रिलेटेड पोएम लिखते हैं।
तो आज की जो पोएम है उसका नाम है रोड साइड स्टैंड। बहुत सिंपल सी पोएम है, पहले 1 मिनट में समझा देती हूँ पोएम में हो क्या रहा है। ये पोएम बच्चों को डिफिकल्ट लगती है बिकॉज ऑफ द वर्ड मीनिंग्स दैट आर यूज्ड इन दिस पोएम। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने 1 to 1 सारे वर्ड मीनिंग्स को पेस्ट कर दिया, बाद में रीड कर लेना, एक एक लाइन में आपको समझा दूंगी, पोएम हो जाएगी क्रिस्टल क्लियर, नो नीड टू वरी। तो होता क्या है इस पोएम में क्या है, ये स्टैंड देख रहे हो, ये ठेला देख रहे हो आप, ठीक है। एक ठेला है जो गांव के पास में, जो सिटी, जैसे सिटी से गांव तक का जो रास्ता होता है ना, रोड साइड आती है हाईवे वाली जगह, तो वहाँ हाईवे वाली जगह पे एक जन है, किसी का घर है, उन्होंने अपने घर के बाहर ये ठेला लगा दिया है ऐसा शेड सा डाल के, और वो भी बड़ा सस्ता सा शेड है, जैसे तैसे उनका जुगाड़ हुआ होगा जिन पैसों का, उनसे गाइस उन्होंने शेड लगा दिया है। आसपास में उन्होंने फार्म से जो उनका प्रोड्यूस है जैसे लौकी वगैरह वो यहाँ पे बेच रहे हैं, और वो पूरा दिन आस लगाए बैठे रहते हैं कि जो हाईवे से शहर के लोग निकल के जा रहे होंगे, काश वो एक दिन रुक जाए और कुछ हमारे से खरीद ले, जिससे हमारी रोजी रोटी भी चल जाए। तभी पोएम का नाम क्या है, अ रोड साइड स्टैंड, ठीक है। इस समरी को भी अगर ध्यान में रखोगे तो एग्जाम में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ध्यान से सुन लो। तो यहाँ पे पोएट हमें कह रहे हैं कि वो बेचारे दिन रात आस लगाए बैठे रहते हैं, बट कोई भी सिटी ड्वेलर आके इनसे कुछ नहीं खरीदता है, इनको इग्नोर करते हुए चले जाते हैं अपनी चमचमाती गाड़ियों में। और अगर बाई चांस कोई रुक के देख भी लेता है तो वो सिर्फ ये देखता है कि क्या बेकार सा ठेला लगा रखा है, इनकी वजह से सारा व्यू खराब हो रहा है, जो पीछे की सीनरी है, लोग ऐसा सोच के इन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। कोई रुक के इनसे कुछ चीज खरीदता नहीं है। कभी कभी कोई रुक के रास्ता पूछ लेंगे, गाड़ी मोड़ लेंगे, इनके ठेले के पास में जो जगह बनी होती है यू टर्न ले लेंगे, वहां से कभी पूछ लेंगे पेट्रोल पंप कहाँ है, गैस कहाँ मिलेगी, बट कभी कोई ये नहीं कहता ये फल कितने के दिए, ये सब्जी कितने की दी। वो बेचारे आस लगाए बैठे रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके पास भी कुछ पैसा हो, वो भी जिंदगी आराम से जी पाए, कुछ उनको नहीं मिलता है। वहीं पे हमें थोड़ा बहुत जो है थोड़ा पॉलिटिक्स का भी बता रखा है कि कई बार इन लोगों को झूठे वादे कर दिए जाते हैं कि हम आपको जो है एक अलग जगह पे सेटल कर देंगे, आपको रोजगार देंगे, आपको रोटी देंगे, आपको मकान देंगे, और आगे चल के उनको कोई भी जो वादे हैं वो पूरे नहीं करे जाते, और जब वो वादे उनसे टूटते हैं तो उनकी रातों की नींदें छिन जाती हैं, और रोजगार तो उनके पास जो है वो भी उनका खराब हो जाता है। तो ये चीज़ आपको इस पोएम से पता चलेगी, अ रोड साइड स्टैंड का इस मतलब सिर्फ यही है, बस इनको अलग अलग लाइनों से समझाए। तो समरी समझ में आ गई। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ाऊंगी। वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ बोर्ड पे भी लिख दिए हैं, सारे के सारे वर्ड मीनिंग मैंने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पेस्ट कर दिया, पिन कॉमेंट में करे, डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में भी करे, वहां से आप देख सकते हो। नोट्स चाहिए, समरी चाहिए इस चैप्टर की, इस पोएम की, किसी भी पोएम की, आप जाके मेरी इंस्टाग्राम आईडी से चेक कर सकते हो, गाइड गिवन है। इंस्टा नहीं चलाते हो कम्युनिटी से चेक कर लो, कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, कम्युनिटी देखो यूट्यूब का, वहां से मिल जाएगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं हम अपनी पोएम, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने, जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड। पोएम को The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. सिंपल लाइन है, एक छोटा सा पुराना सा घर है, पुराना घर मतलब गरीबी शो हो रही है, उनका ओल्ड सा हाउस है, with a little new shed, और उन्होंने एक नई उम्मीद से जो है एक नया शेड अपने घर के बाहर लगा दिया है। In front at the edge of the road, फ्रंट पे बिल्कुल रोड के किनारे पे, where the traffic sped, sped मतलब स्पीड से ट्रैफिक निकल के जाता है, उस सड़क के किनारे इन्होंने अपना रोड साइड स्टैंड लगाया। कोई मुश्किल हुई ये लाइन नहीं ना, आगे पढ़ते हैं। A roadside stand that too pathetically pled, it would not be fair to say for a dole for bread. अब वो कह रहे हैं कि ये जो रोड साइड स्टैंड है ये पथेटिकली प्लेड कर रहा है। पथेटिक मतलब किसी की कंडीशन देख के जैसे तरस आ जाए ना, तो ये रोड साइड स्टैंड भी ऐसा है कि तुम्हें इसे देख के ना ऐसा लगेगा कि हाँ ये बड़ा बेचारा सा स्टैंड है, जैसे तैसे करके लोगों ने अपना जो है पैसा कुछ जोड़ के उन्होंने जो है उसको शुरू करा होगा, स्टार्ट करा होगा। पथेटिक है वो भी, बिल्कुल पैथेटिकली प्लेड करा, प्लेड मतलब होता है गुजारिश करना, तो ये रोड साइड स्टैंड भी बहुत पैथेटिकली गुजारिश कर रहा है आते जाते लोगों से कि कोई तो कुछ खरीद ले, सो दैट जो उनके मालिक है उनकी भी रोजी रोटी चल जाए। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड, बट वो पैथेटिकली प्लेड तो कर रहा है, वो जो गुजारिश तो कर रहा है वो रोड साइड स्टैंड और वहां के लोग, बट वो जो है भीख नहीं मांग रहे हैं। डोल ऑफ ब्रेड मतलब होता है गाइस भीख मांगना, कि वो ऐसे नहीं कह रहे उन्हें आके रोटी दे दो, उन्हें कुछ पैसा दे दो जिससे वो जो है अपने घर चलाए, नहीं, वो कह रहे हैं हमारे पास जो गुड्स हैं, जो हम सब्जियां बेच रहे हैं, जो हम फल बेच रहे हैं, उन्हें आके खरीद लो। वो डोल ऑफ ब्रेड नहीं मांग रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज शो करी जा रही है दैट दे आर डूइंग अ बिजनेस। वो ऐसे आके भीख नहीं मांग रहे डायरेक्टली लोगों से कि हमें कुछ पैसे दे दो, हम अपना घर का खाना पानी नहीं चला पा रहे, नहीं, दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, दे आर डूइंग सम इनिशिएटिव, बट तब भी लोग उन्हें नजरअंदाज करके चले जाते हैं। तो एक बार दोबारा पढ़ लो इन लाइनों को। अ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से, ये सही नहीं होगा कि तुम कह रहे हो कि वो डोल ऑफ ब्रेड मांग रहे हैं, वो भीख मांग रहे हैं, नहीं, वो तो एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, उन्होंने रोड साइड स्टैंड खोला पैसे कमाने के लिए, बट
आगे पढ़ते हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग अ विदरिंग फेंट। अब यहाँ पे हमें ये बता रखा है कि उन्होंने रोड साइड स्टैंड क्यों खोला है? फॉर सम ऑफ द मनी, पैसों के लिए खोला है, भीख मांगने के लिए नहीं खोला है रोड साइड स्टैंड उन्होंने पैसों के लिए वो रोड साइड स्टैंड खोला है। उस पैसों के लिए, पैस को कैश भी कहते हैं इसलिए कैश लिखा है, उस पैसों के लिए, उस कैश के लिए जिसका फ्लो ही तो होता है, पैसे इधर से उधर फ्लो ही तो होते हैं, ठीक है, जिसका फ्लो सपोर्ट करता है फ्लावर ऑफ सिटीज को। यहाँ फ्लावर ऑफ सिटीज से मतलब क्या है? सिटी के जो सिटीजन्स है, जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, तो वो उस पैसे की डिमांड कर रहे हैं जो है वही पैसा जो फ्लावर ऑफ सिटीज को, सिटी के लोगों को जो है विदरिंग फेंट होने से बचा लेता है। विदरिंग फेंट होना मतलब होता है मुरझा जाना। यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई रोड साइड स्टैंड के लोग कह रहे हैं जैसे सिटी के लोगों पे अपना पैसा है, वो लोग भी कमाई कर रहे हैं, उसी पैसे को अब ये लोग भी चाहते हैं कि कोई सिटी का बंदा जा रहा है तो वो रुक के इनसे कुछ खरीद ले, सो दैट वो पैसा इन पे भी आ जाए, और जैसे सिटी में इतना डेवलपमेंट है इनको भी थोड़ा सा वो डेवलप हो जाए ये लोग। तो एक बार दोबारा पढ़ लो इसको, पूरी की पूरी लाइन को। A roadside stand that too pathetically pled it would not be fair to say for a dole of bread, but for some of the money, the cash whose flow supports the flower of cities from sinking a withering faint. Sinking a withering faint मतलब क्या हुआ? वो कैश जो सपोर्ट करते हैं ना बड़े बड़े बिजनेसेस को, वही कैश ये लोग चाह रहे हैं कि इन्हें भी कुछ मिल जाए। ये इसमें एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इस वाली लाइन से, दैट whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। तो फ्लावर ऑफ सिटीज है शहरों के लोग, सिंकिंग का विदरिंग फेंट मतलब है कि जैसे उनके पास पैसा है, शहरी लोगों के पास फिर भी बहुत पैसा होता है, वो डेवलप करते हैं, शहरों में बहुत डेवलपमेंट है, जॉब ज़्यादा होती है, बिजनेस ज़्यादा चल जाते हैं, तो वो पैसा ये लोग भी चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास भी कुछ पैसा आ जाए, सो दैट हम भी फेंट ना हो, हम भी विदर, हम भी मुरझाए ना, हम भी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी पाएँ, ठीक है। चलो भैया आगे पढ़ते हैं। अब हमें बताया जाएगा कि जो लोग हैं वो उनको नज़रअंदाज करके जाते हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विद माइंड अहेड, or if ever aside a moment then out of sorts at having the landscape marked with the atlas paint। अब यहाँ पे बताया जा रहा है जो पॉलिश ट्रैफिक है, चमचमाती गाड़ियाँ जो है, ट्रैफिक से मतलब है अलग अलग गाड़ियाँ जो है, स्कूटियाँ, बाइकें जो भी जा रही हैं वहाँ हाईवे पे से, जो भी जा रहा है हाईवे पे से वो उनको नज़रअंदाज करते हुए जाता है, कोई उन पे ध्यान नहीं देता। और इफ़ एवर असाइड अ मूवमेंट, और अगर बाई चांस कोई वहाँ देखे, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, देन वो इरिटेट होकर वहाँ देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो लैंडस्केप है, जो पूरी ब्यूटीफुल सीनरी है, हाईवे पे आपने देखा है ना बहुत सारे बड़े बड़े खेत दिख रहे होते हैं, कभी कभी पहाड़ भी दिखते हैं, तो वो लोग कई बार जो रोड साइड स्टैंड है उसको देख के सोचते हैं, इरिटेट हो जाते हैं देख के उसको, कहते हैं कि अरे इस रोड साइड स्टैंड ने तो सारी ब्यूटी ही बिगाड़ दी है। तो आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब क्या हुआ? सिटी पीपल फील अनईजी एज दे थिंक प्रेजेंस ऑफ रोड साइड स्टैंड इज अकली। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब इरिटेट हो जाते हैं देख के कि अरे क्या स्टैंड लगा दिया, सारी ब्यूटी बिगाड़ दी। ऐसे कई बार पॉलिश ट्रैफिक यानी कि अमीर अमीर लोग सोचते हैं। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न, और किस किस चीज़ों को देख के इरिटेट होते हैं, आप पढ़ो आप। ऑफ साइंस दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, या फिर अगर कभी ध्यान देंगे दुकान पे तो देखते हैं कि अरे ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, इन्होंने जो है नॉर्थ का साउंड गलत लगा रखा है, साउथ का साइन गलत लगा रखा है, ऐसा सोचते हैं। एंड किस चीज़ को देख के इरिटेट होते हैं? तीसरी चीज़, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल बेरीज इन वुडन कार्ट्स और क्रुकेड नेक गोल्डन स्क्वॉश विद सिल्वर वॉट्स। और इनफैक्ट जो ये लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं ना अपनी दुकान पे, जो सब्जियां ये लोग बेच रहे होते हैं बास्केटों में रखी हुई, उनको देख के भी इरिटेट होते हैं, क्योंकि जो इनकी सब्जियां हैं वो भी बहुत गुड क्वालिटी की नहीं है। ये मैं आपको समझाती हूँ, एक बार पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। द पॉलिश ट्रैफिक पास विद माइंड हेड, पॉलिश ट्रैफिक जा रहा है, और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, और अगर बाई चांस उधर देख लें तो वो इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट किन रीज़न से होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देख लो। पहला इरिटेट होने का रीज़न ये है कि लैंडस्केप खराब हो रहा है, दूसरा कि डायरेक्शन सही से नहीं बता रखे हैं, तीसरा वो इरिटेट इनकी सब्जियों को देखकर भी हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी सब्जियां कैसी हैं। पहला बता रखा है क्रुकेड नेक गोल्डन स्क्वॉश, स्क्वॉश लौकी का भाई बहन आप समझ लो, जो घर पे घिया लौकी बनती है ना उसके जैसा सा एक सब्जी होता है, और उस सब्जी की जो टेढ़ी सी गर्दन है, गर्दन मुड़ी हुई है उसकी, यानी कि वो इतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि इनकी तो सब्जियां भी इतनी सुंदर नहीं है। और उसके ऊपर सिल्वर कलर के वॉर्ड्स है, सिल्वर सिल्वर धब्बे भी हैं, तो उसकी क्वालिटी देखकर भी सब्जी को ये लोग खुश नहीं होते हैं। और अ ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन्स, और ये देखते हैं पीछे, अगर कभी बाई चांस रुक जाते हैं तो पीछे बस रुक के जो पीछे ब्यूटीफुल सीनरी है ना माउंटेन की उसको देख लेते हैं।
इन लोगों से कुछ भी खरीदते नहीं है। अब जो है ये वाली बात जो है, नेक्स्ट लाइन आप समझ गए। अब ये 3 चीज़ें याद रखना, वो क्यों इरिटेट होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब हमारे को पोएट बताते हैं। अब पोएट की ये लाइन्स है, You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along? तो यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं, गाड़ी से जो लोग जा रहे हैं चमचमाती गाड़ियों में, शहर के लोग, या आपको ये रोड साइड स्टैंड के लोग कह रहे हैं उन लोगों को, You have the money, तुम्हारे पास पैसा है, but if you want to be mean, क्यों मीन बनते हो तुम इतना? Why keep your money this costly and go along? क्यों तुम इतना मीन बनते हो? क्यों? इस वाली लाइन को ना आप दोनों वे से ले सकते हो कि या तो आप ऑथर की तरफ से सोचो कि ऑथर कह रहे हैं कि अरे शहर के लोगों, इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम इतने खुदगर्ज क्यों बनते हो? कुछ रोक के इनसे क्यों नहीं खरीद लेते हो? वो गुस्से में कहते हैं, एंग्रीली कहते हैं शहर के लोगों को, क्यों तुम इन लोगों से कुछ नहीं खरीदते हो? और दूसरा इसका मीनिंग हो सकता है रोड साइड स्टैंड के लोगों की तरफ से, जब रोड साइड स्टैंड को गुस्सा आ गया कि ये लोग इनकी पेंटिंग को, इनके जो है फल सब्जियों को देख कर इरिटेट हो रहे हैं, तो रोड साइड स्टैंड के लोग भी कहते हैं यू हैव द मनी, आपके पास मनी है, पर अगर आपको इतना मीन रहना है कि हमारे को देख के आप इरिटेट हो रहे हो, तो अपना पैसा अपने पास रखो और यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट लाइन। अब आते हैं हम अपने अगले स्टैंजा पे। अब ये वाला स्टैंजा पोएट कह रहे हैं, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वॉट इज अनसेड। अब पोएट यहाँ पे कह रहे हैं हम लोगों से, सिटी के लोगों से जो रोड साइड स्टैंड को इग्नोर करके जाते हैं, उन्हें कह रहे हैं द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट। जो सीनरी खराब हो रही है ना रोड साइड स्टैंड की वजह से, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगता सीनरी खराब होने से, मुझे बुरा लगता है ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड की वजह से। यानी कि ट्रस्टिंग सोरो यहाँ पे क्या है, वो ट्रस्ट जो विलेज के लोगों ने इन सिटी के लोगों में दिखाया था स्टैंड लगाते समय कि ये आके कुछ खरीदेंगे, ट्रस्ट ही तो करा था कि चल भैया कोई आते जाता खरीद लेगा, तो वो ट्रस्टिंग जो उन्होंने करी थी हमारे ऊपर और हमने उनको ट्रस्ट तोड़ दिया, उनको, हमारे पोएट को उस वाले ट्रस्ट जो पूरा नहीं हुआ उसके लिए वो परेशान है। तो वो क्या कह रहे हैं, द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है, मेरी कंप्लेंट है वो ट्रस्टिंग सोरो जिसको कभी फुलफिल ही नहीं करा गया, वो ट्रस्ट जो शहर के लोगों के ऊपर दिखाया था विलेज के लोगों ने और उन्होंने पूरा नहीं करा, मुझे उस बात से दिक्कत है। यानी कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि क्यों शहर के लोग रुक के उनसे कुछ खरीदते क्यों नहीं है। अब पढ़ते हैं हम आगे की लाइन्स। ये वाले लाइन्स बोल रहे हैं रोड साइड स्टैंड के लोग, हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। हमने बहुत दूर शहर से अपना रोड साइड स्टैंड लगाया और हम भी चाहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ सिटी मनी आ जाए, हमारे हाथ में भी कुछ पैसा आ जाए, सिंपल। To try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। और वो कह रहे हैं कि वो पैसा हमें क्यों चाहिए, so that हम भी अपनी being expand कर पाए। being expand मतलब हम भी जीवन अच्छे से जी पाए, रोटी कपड़ा मकान, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम भी लेकर चैन से जी पाए। एंड वो पैसा हमें चाहिए जो हमें वो वाली लाइफ दे सके जो मूविंग पिक्चर्स दिखाती हैं। मूविंग पिक्चर्स यहाँ पे मतलब पिक्चरों का भी हो सकता है, जैसे अगर कभी कोई पिक्चर आप देखते हो तो उसमें कई बार दिखाया जाता है कि गरीब लोग भी अगर मेहनत करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है। तो वो कह रहे हैं हमें भी वो पैसा चाहिए, हमने भी मेहनत करी है, हमने भी एक इनिशिएटिव लिया रोड साइड स्टैंड चाहिए, तो हमें भी पैसा चाहिए, हम भी चाहते हैं कि जैसा पिक्चरों में होता है शायद हमारे साथ कुछ हो जाए। एंड नेक्स्ट, उन्हें पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि उन्हें भी अपनी लाइफ को अच्छा करना है। एंड लास्ट वो बताते हैं दैट पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, यानी कि उन्हें वो लाइफ चाहिए जो पार्टी इन पावर। अब यहाँ गवर्नमेंट की भी बात हो रही है कि वैसे तो गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए, लोगों के लिए कुछ बंदोबस्त करना चाहिए कि इनका अच्छा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, इन्हें एजुकेट करे, सो दैट यहाँ काम नहीं है तो कहीं और जाके काम कर सकिए। वो कह रहे हैं कि अब जब कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो हम अपना इनिशिएटिव खुद ले रहे हैं एंड वी वांट कि कोई हमारे से आके कुछ खरीद ले। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, अगला स्टैंजा। It is in that all these pitiful kins are to be brought out and mercifully gathered in to live in villages next to theatre and the store where they won't have to think for themselves anymore while greedy good doers benefits be of prey swarm over their lives enforcing benefits। अब ये बहुत लंबी लाइंस मैंने इसलिए पढ़ी है क्योंकि इनका मीनिंग बहुत सिंपल है। अब कह रहे हैं कि आजकल न्यूज़ों में बात चल रही है, खबरों में चर्चे चल रहे हैं कि ये लोगों को पिटिफुल किन्स, कौन, ये जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं, पिटिफुल मतलब होता है दया करना, किन मतलब ये जो सारी फैमिलीज है, इन सब फैमिलीज को मर्सीफुली गैदर करा जाएगा, इन सबको इकट्ठा करा जाएगा और इन्हें गाँव में रखा जाएगा, उन गाँव में ले जाया जाएगा जिन गाँव के पास में थिएटर भी होंगे और बड़े बड़े मॉल्स भी होंगे, स्टोर भी होंगे, और उन
उन गांव में इन लोगों को कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सभी सहूलियतें मिलेंगी। अब आगे बता रखा है कि ये सब फेक प्रॉमिस हैं, ये सिर्फ वो ग्रीडी गुड डूअर्स ने इनको दिखाए हैं जो है इनकी लाइफ के पीछे आ गए हैं। अब यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कई बार आपने देखा है ना कि जैसे जो है बड़े बड़े लीडर्स जो है बस प्रॉमिसेस कर देते हैं गरीब लोगों को, जाके आगे चल के किसी भी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करते हैं, कहते कि अभी आप हमें वोट दे दो, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, आगे कोई वोट डलने के बाद कोई प्रॉमिस पूरा नहीं होता है। तो ये वही दिखाया जा रहा है कि अब इन लोगों को भी कहा जा रहा है कि आपको विलेज में लेके जाएंगे, आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आप कुछ मत करना। तो उस चीज़ को यहाँ पे शो करा गया है। तो चलो पढ़ते हैं आगे की लाइन्स को। While greedy good doers, beneficent beast of prey swarm over their lives enforcing benefits। यहाँ पे greedy good doers कौन है? People in power। वो greedy हैं, good doers अच्छा काम तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड के लोगों की जिंदगी अच्छी करेंगे, बट वो greedy good doers हैं। बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकार करने वाले, ये अपने बेनिफिट के लिए इनका शिकार करें, अपने बेनिफिट्स के लिए इनको लालच दे रहे हैं। दे स्वार्म ओवर देयर लाइव्स इन्फोर्सिंग बेनिफिट्स, ये इन रोड साइड स्टैंड के लोगों के सर पे मंडराते रहते हैं सो दैट इन्हें बेनिफिट मिले। इनका बेनिफिट क्या है? वोट्स हैं, ठीक है। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स, ठीक है। तो ये उनके पीछे पीछे भागते हैं, उन्हें कहते हैं हमें वो हम तुम्हें ये प्रोवाइड करेंगे। एक बारी को जो ये रोड साइड स्टैंड के लोग हैं ये खुद बेवकूफ़ हो जाते हैं, इन्हें लगता है हाँ शायद सच्ची में हमें ये सब मिल जाएगा, बट एट द एंड इन्हें कुछ नहीं मिलता है। और जब इन्हें कुछ नहीं मिलता है तो क्या होता है? इनका पूरा लाइफ ख़राब हो जाती है, इनकी रातों की नींदें छिन जाती हैं और सुबह भी ये लोग सही से काम नहीं कर पाते क्योंकि इनका रोज़गार भी छिन चुका होता है। तो अब ये लाइन्स पढ़ते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ फिर पढ़वा रही हूँ, ठीक है। तो चलो पढ़ लेते हैं। While greedy good doers, beneficent beast of prey swarm over their lives enforcing benefits that are calculated to suit them out of their wits। पहले वो आके promises करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night in ancient way। And by teaching them how to sleep, पहले ये लोग आके people in power आके इन्हें टीच करते हैं how to sleep, कहते हैं चैन से जियो, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे को सब प्रोवाइड करेंगे। और फिर जब जो है इनको वोट मिल जाते हैं उसके बाद दे स्लीप ऑल डे, और फिर खुद सो जाते हैं, कोई हेल्प नहीं करते हैं इनकी। एंड डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट इन द एंशिएंट वे। और उसके बाद क्या होता है? जब इन लोगों के सारे प्रोमिसेस जो भी इनको करे होते हैं रोड साइड स्टैंड के लोगों को फुलफिल नहीं होते, तो ये खुद परेशान हो जाते हैं और इनकी नाइट्स ही जो है पूरी स्लीपलेस हो जाती हैं, ठीक है। चलो भैया अगला स्टैंजा पढ़ते हैं। Sometimes I feel I myself can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं समटाइम्स आई फील, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ये सब चीज़ें ना झेल नहीं पाऊँगा। मैं सोच के भी मुझे इतना वो हो रहा है कि ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब जो बच्चों की जिद होती है ना, बच्चों को वो कोई चीज़ अगर चाहिए तो उन्हें चाहिए ही, वो बहुत आस लगाते हैं। तो वैसे ही आस लगाए बैठे हैं ये रोड साइड स्टैंड के लोग कि शायद कोई आ जाएगा और कुछ खरीद लेगा। ये पूरे दिन जो है रोड साइड स्टैंड के बाहर बैठे रहते और कहते कि काश कोई आ जाए और उनसे कुछ खरीद ले। तो यही बात आके बोल रखी है। Sometimes I feel I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer। प्रे किस चीज़ के लिए करते हैं पूरा दिन बैठ के? ये पोएट ने बताया है For the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish car that pass। तो ये लोग प्रे करते हैं कि काश इन्हें गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ आ जाए, काश कोई 1000 गाड़ियों में से जो 1000 सेल्फिश गाड़ियाँ जाए जा रही हैं उनमें से काश एक जना रुक जाए इनके पास। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट फार्म्स प्राइजेज आर, जस्ट एक बार कोई आके इनसे पूछ ले कि क्या रेट आप दे रहे हो, ये सब्जी कितनी की है, काश कोई आके पूछ ले, बट कोई नहीं आता है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास। और पता है एक दिन क्या हुआ? एक जना रुका, एक गाड़ी रुकी, बट सिर्फ और सिर्फ घास खराब करने के लिए। इनकी घास खराब करना मतलब यू टर्न लेने के लिए वो रुका था। एंड इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। तो एक बार एक जना रुक भी गया, ये लोग खुश हुए, बट वो रुका सब्जी खरीदने के लिए नहीं था, उसे बस अपनी गाड़ी बैक करनी थी और उस गाड़ी बैक करने के चक्कर में इनकी घास भी खराब कर दी उसने। एंड अनदर आस्क्ड टू वे वेयर इट वाज बाउंड। और दूसरा एक और रुक गया था एक दिन, और उसने रुक के पता है क्या पूछा? रास्ता कहाँ है आगे का, जैसे हम पूछ लेते हैं वो वाला रास्ता कहाँ जा रहा है, वो वाला रास्ता कहाँ जा रहा है। एंड अनदर टू आस्क कुड दिस सेल इट अ गैलन ऑफ गैस
दे couldn't this crossly they had none didn't it see। तो और तीसरा जना क्यों रोकता है, तीसरी गाड़ी वाला रुक जाता है और पूछता है तुम्हारे पास गैस है क्या, अरे अंग्रेज हैं ये गैस बोल रहे हैं, ये पेट्रोल मान लो तुम, तो पूछता है पेट्रोल है। तो अब इस बात पे पोएट कहते हैं दे couldn't, नहीं है उनके पास, भाई पेट्रोल दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हारे को, दिस क्रॉसली जहाँ भी आएगा मतलब गुस्से में। तो पोएट को गुस्सा आ जाता है कि एक तो सब्जी वब्जी तो तुमने खरीदनी नहीं है, कोई रास्ता पूछ रहा है, और एक कोई माहिर आते हैं भैया रुट के पूछते हैं भाई तुम्हारे पास गैस है क्या, अरे भाई वो बेचारे सब्जियां तो देख लो कितनी मुश्किल से बेच रहे हैं, कहाँ होगी उनके पास इतनी महंगी गैस, नहीं बस उनको जो है ऐसे लोग पूछते रहते हैं, मतलबी लोग, उनसे जो है कोई कुछ खरीदता नहीं है। पोएट यही हमें बार बार बताना चाहते हैं। आगे पढ़ते हैं। No in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found। country मतलब जो ये गांव वाले लोग पैसा कमा पा रहे हैं, जो रोड साइड स्टैंड के लोग पैसा कमा पा रहे हैं, द रिक्वेस्टेड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, जो रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट यानी कि जो रिक्वायर्ड लाइफ स्टैंडर्ड इन्हें चाहिए वो कभी नहीं मिला है। यह हो सकता है ये लोग रात को भूखे पेट सोते हो, ये अपना जो है इतना गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही चीज़ ये लोग कंप्लेन करते हैं कि हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी करना चाहते हैं, हम भी अपनी बीइंग को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो हम जब अपना कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, हमने कोई कोशिश करी अपनी तरफ से, तो क्यों लोग हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ना ही कोई लीडर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो ये सिटी के लोग भी हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे हैं। अब पोएट एंड आ गया है हमारी पोएम का। I can't help owing to the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। अब पोएट ना बिल्कुल निराश हो चुके हैं, कह रहे हैं मुझे नहीं लगता इनकी कोई मदद कर पाएगा, एक ही चीज़ इनकी मदद कर सकती है कि इनका दर्द एक बारी में ख़त्म कर दो, यानी कि मार दो इन सभी लोगों को, क्योंकि कोई इनकी नहीं सुन रहा है, ऐसे ही अपना जीवन जी रहे हैं, उससे अच्छा तो ये है कि इन्हें मार दिया जाए। एंड द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू सीन, और ये बात बोल के आपको भी लगा होगा कितनी अजीब बात क्या है, तो पोएट कहते हैं हाँ अगले दिन मुझे भी अकल आई, मुझे भी, मैं सेन मतलब क्या होता है अकल आ जाना, इनसेन मतलब पागल टाइप, वो कहते हैं अगले दिन मुझे अकल आई और मैंने सोचा I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain। और मैंने सोचा कि काश तुम सब मेरे पास आओ, मेरे सारे रीडर्स मेरे पास आओ और मुझे मेरे इस दर्द से बाहर निकालो। और हमारे पोएट का दर्द क्या है कि रोड साइड स्टैंड के लोगों के पास कोई नहीं जा रहा, तो यानी कि पोएट हमें ये कह रहे हैं कि एक दिन मैंने सोचा कि इन लोगों को मार दिया जाए, क्योंकि इनकी तो विशेष से ऐसे भी कोई सुन नहीं रहा है, कोई इनसे जो है जाके कुछ खरीद नहीं रहा है, बट अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों ना जो मेरे रीडर्स हैं वो मेरी मदद करें। और उनकी मदद कैसे होगी, जब जिस भी इंसान ने ये पोएम पढ़ी है वो जब भी कभी हाईवे पे जाए, कहीं जाए, रोड साइड स्टैंड हो, तो उनसे ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदे। तो यही सिंपल सी पोएम स्टिल क्लियर हो चुकी होगी। तो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। समरी, वर्ड मीनिंग, एवरीथिंग यू कैन चेक फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय बाय। वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो पोएम है इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ये ना गाइज एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएट मतलब ये मत समझना कि ये लव स्टोरी वगैरह लिखते थे, नहीं। रोमांटिक पोएट वो होते हैं जो ज़्यादातर अपने पीस ऑफ वर्क में, चाहे वो पोइट्री हो या कुछ और, वो आर्टिकल लिख रहे हो या वो कोई भी लिटरेरी का वर्क लिख रहे हो, उसमें जो है नेचर की तरफ अपना प्यार दिखाते हैं, उनको हम रोमांटिक पोएट बोल देते हैं। जॉन कीट्स एक बहुत बड़े रोमांटिक पोएट है, बहुत नोन रोमांटिक पोएट है। अब ये नेचर के बहुत करीब है और ये नेचर से बहुत प्यार करते हैं, यही चीज़ ये अपनी पोएम्स में भी दिखाते हैं। आज की जो पोएम है जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी क्या, एक सुंदर चीज। यहाँ पे कौन सी सुंदर चीज के बारे में हमें जॉन कीट्स बताने वाले हैं, वो है हमारा नेचर। देखो आप पढ़ना चाहो तो इस वाली पोएम को ब्यूटी में बटेरी चीजों को मान सकते हो, ये भी ब्यूटीफुल है, ये भी ब्यूटीफुल है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल है, ये वो। बट मैं आपको पढ़ा रही हूँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप आंसर बना के लिख पाओ, जिसपे आपको मिलेंगे नंबर, ठीक है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, सिंपल थिंग ऑफ ब्यूटी है नेचर, जो हमें जॉन कीट्स बता रहे हैं। नेचर का जो इंपॉर्टेंस है एक ह्यूमन की लाइफ में, और अगर ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझेगा तो उसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है, ये जॉन कीट्स हमें इस पोएम में बताएंगे। तो जॉन कीट्स के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, नेचर है। वो कहते हैं भगवान ने हमें नेचर प्रोवाइड करा है, भगवान ने सुंदर धरती, आसमान, पेड़ पौधे, फूल पत्ते हमें दिए हैं, बारिश आती है हम खुश होते हैं। तो उन्होंने हमें इस पोएम के थ्रू ये समझाया कि दुनिया की कोई भी चीज़ खराब हो सकती है। आप एक इंसान जवानी में बहुत सुंदर है ना, बुढ़ापा आते आते सारी जवानी चली जाती है, ठीक है। जो जितनी भी सुंदरता होती है ना फेस की, वो सब डल हो जाती है। जैसे
आपने माई मदर एट 66 पोएम पढ़ी तो आपने देखा कैसे वो अपनी मदर का कंपैरिजन लेट विंटर के मून से कर रही थी, मुरझाया हुआ सा। वहीं पे जो नेचर है गाइस, जो पहाड़ हैं, हमारे नदियां हैं, फूल है, पत्ते हैं, क्या वो उनकी कभी ब्यूटी खत्म होती है? नहीं, कुछ समय के लिए जाएगी तो फिर वापस आ जाती है। जैसे ऑटम सीजन में पेड़ वेड़ झड़ते हैं बट स्प्रिंग में दोबारा आ जाते हैं। तो नेचर की ब्यूटी ऐसी होती है, इट इज एवर लास्टिंग एंड एवर गोइंग। कोई और चीज ऐसी है ही नहीं जो कभी एवर लास्टिंग रहे, बट नेचर हमारा हाँ जरूर ऐसा है जो एवर लास्टिंग जॉय हमारे को दे सकता है। आपका जब मन परेशान हो, बारिश आ जा, बारिश में जाके खड़े हो जाओगे, या तो उसके बारिश में रो के अपने इमोशंस को वेंट आउट कर सकते हो, या बारिश देखते ही आपका मूड खिलखिला सा हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे और मूड हैप्पी हो जाएगा। तो नेचर में हमारे पास हीलिंग पावर होती है, नेचर हमें हील कर सकता है। यही सब मैसेज वो थिंग ऑफ ब्यूटी से दे रहे हैं। तो अभी तुमने मेरी इतनी बात भी सुन ली है ना, अगर तो भी एग्जाम की क्वेश्चन आप आराम से बना के लिख पाओगे। अब पढ़ते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी गिवन है। ये पोएम एक बार आपने इस वीडियो से पढ़ लिया, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी पोएम आपको यहीं पे समझ आने वाली है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो जॉय फॉर एवर है। जॉय फॉर एवर मतलब वो हमेशा की खुशी देती है, फॉर एवर वाला जॉय देती है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, थिंग ऑफ ब्यूटी उनके लिए क्या है? नेचर। जैसे कभी भी बारिश आएगी आपका मन खुश हो जाएगा। आप हिल स्टेशन क्यों जाते हो गर्मी की छुट्टियों में? रिक्रिएट करने के लिए जाते हो ना खुद को, कि भैया हम समुद्र देखेंगे, बीच पे जाते हो तो समुद्र देखना है आपको, वो अर्थ ने हमें दिया है। ठंडे इलाके में जाते हो, भैया पहाड़ी देखनी है, मसूरी शिमला जाना है, तो हम नेचर को ही तो एंजॉय करने जाते हैं। और आप कितनी भी बार चले जाओ वहां पे आपको उतनी ही खुशी मिलती है। ऐसा थोड़ी है कि आप 3 बार हिल स्टेशन जाओगे, 4th टाइम आपको कोई कहा तो आप कहोगे नहीं, आप जाओगे जरूर, आपके माइंड को वहां अच्छा लगता है, आपके माइंड को वो ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो इसीलिए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये ऐसा होता है जॉय, और फॉर एवर वाला जॉय देती है नेचर की ब्यूटी चीजें। ये इनकी जो लवलीनेस है, लवलीनेस मतलब इनका जो ब्यूटी है, इनके लिए जो हमारा अट्रैक्शन है, ये बढ़ेगा ही, ये कभी भी नथिंगनेस नहीं होगा। आपने देखा है कभी कभी ना इंसानों के बीच का प्यार फेड आउट हो जाता है। फैमिली वाला लव नहीं कह रही हूं मैं, माता पिता से जो प्रेम होता है, माता पिता को जो बच्चों से प्रेम होता है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ और टाइप का लव, जैसे अट्रैक्शन जो होता है आजकल लोगों के बीच में, बदलते रहते हैं वो, कि किसी से तुम्हें प्यार हुआ, हो सकता है कुछ समय बाद तुम्हें उससे इतना प्यार ना रहे, ठीक है। बट जो ये नेचर की चीज है, अगर इसको आप एक बार प्यार से देखोगे, इससे प्यार करोगे, तो ये कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होगी। वो प्यार सिर्फ आपको बढ़ने ही वाला है। जो खुशी वो आपको देगा नेचर, वो बढ़ेगी ही, वो कभी कम नहीं होगी। तो यही चीज उन्होंने लिखी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। लवलीनेस मतलब उसकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज ही होगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। आप कितनी भी बार चले जाना बीच पे, सामने समुद्र पे, वहां जाके जब आप बैठोगे तो आपको कभी भी वहां बुरा नहीं लगेगा, आपको वहां बैठ के पीस महसूस होगा। आप कभी पेड़ों के बीच में जाके जंगल में बैठोगे अगर, तो आपको 10 बारी भी अगर वहां कहीं जाने को कहेगा तो आप जाओगे, क्योंकि आपके मन को वहां शांति मिलेगी। क्योंकि नेचर की ब्यूटीफुल चीजों की जो ब्यूटी है वो बढ़ती ही है, कभी भी कम नहीं होती है। नथिंग तो कभी भी ही नहीं हो सकती है, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी लवलीनेस बढ़ेगी ही, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी नथिंग नहीं होगी। आगे की पोएम पढ़ते हैं। अब वो कहते हैं, बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। बट वो कहते हैं एक तो इसकी ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी, नेचर की ब्यूटीफुल चीजों की, साथ ही के साथ में ये हमें प्रोवाइड करता है अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर क्या होता है गाइस? बावर होता है पेड़ की छांव। आपने जो है देखा है कभी, बहुत धूप निकल रही हो, तुम्हें कोई बड़ा सा ट्री दिख जाएगा और उसके नीचे अगर आप उसकी छांव में जाके खड़े होगे तो आपको बहुत सुख शांति महसूस होगी, ठंड मिलेगी, आपको गर्मी नहीं लगेगी वहां पे। तो वैसे ही ऐसे होती है हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी, कि वो हमारे लिए कैसा शेड बना देती है, ऐसा शेडी एरिया बना देती है कि उसके नीचे जाके जब हम उसके नीचे खड़े होते हैं तो हमारे माइंड को पीस मिलता है, हम हैप्पी होते हैं। तो ब्यूटीफुल चीज है जो नेचर की, एक तो खुद ही उनकी इंक्रीज होती रहती है ब्यूटी, साथ के साथ वो हम ह्यूमंस को क्या देता है, वो बावर हमें देता है जो हमारे को शांति देता है। साथ ही के साथ नेचर की ब्यूटीफुल चीजें हमें एक अच्छी नींद देती है, जिसमें हमें अच्छे अच्छे सपने आए, हमें अच्छी हेल्थ देती है और हमें अच्छी ब्रीदिंग देती है। तो नेचर, ऑब्वियसली आपने सुना नेचर थेरेपी, भाई कोई बंदा बहुत परेशान है तो वो जाए नेचर को जाके एंजॉय करे। अगर उसको नींद नहीं आ रही तो उसे अच्छी नींद भी आएगी, उसको नींद ऐसी आएगी फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स वाली, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी जब वो नेचर में जाके अच्छी ऑक्सीजन इनहेल करेगा और अच्छी उस तरीके से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करेगा, और उसकी जो ब्रीदिंग है वो भी क्वाइट हो जाएगी, क्योंकि सांस फूल जाती है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एंजाइटी जब होती है ना एक इंसान को तो उसकी सांसें बहुत ज्यादा उसे लेने में दिक्कत आती है। बट जब आप नेचर के साथ जाके खुद को जोड़ लोगे तो आपकी ब्रीदिंग
ब्रीदिंग भी क्वाइट हो जाएगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी और जो है आपकी ड्रीम्स भी अच्छी आएंगी। तो बहुत ही सिंपल पोयम है, ये से पेचीदा मत करो ये वो सोच के, सिंपल पोयम है, नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ें। यहाँ वो थिंग ऑफ ब्यूटी किसको कह रहे हैं? नेचर को कह रहे हैं जॉन कीट्स, क्योंकि वो एक रोमांटिक पोएट है नेचर वाले। उन्होंने कहा नेचर की जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमेशा बढ़ती ही हैं, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। वो हमें एक बावर यानी कि एक ट्री का शेडी एरिया टाइप की जगह प्रोवाइड करती है जहाँ हम शांति से रह पाएँ। वो हमारे को अच्छी स्वीट ड्रीम देती है, हेल्थ देती है और क्वाइट ब्रीदिंग देती है। अगर एग्जाम में आए व्हाट डू द ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस, तो आपको बस ये लिखना है इट प्रोवाइड्स अस बावर, फुल स्लीप, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये भी लिख दोगे तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम अपने आगे वो कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड दिस टू द अर्थ। यहाँ पे पोएट बताने वाले अब हमारे को एक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। देखो ये वाली लाइन में उन्होंने प्रॉब्लम बताई है, इस लाइन में उन्होंने सॉल्यूशन बताया है। सॉल्यूशन क्या बताया उन्होंने? दुनिया में जीने का सॉल्यूशन हमें बताया। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है, बहुत दुख है। अगर आप बाहर जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव होंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे और आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे और जेलस होंगे आपसे। तो भाई दुनिया तो ऐसे लोगों से भरी हुई है, तो ऐसी दुनिया में हम कैसे जिए, कैसे सर्वाइव कर पाए, उसका जो सॉल्यूशन है उन्होंने इन दो लाइंस में बताया है। फिर वो प्रॉब्लम्स बताई हैं और बताया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी इन सब प्रॉब्लम्स का ही इलाज है। तो चलो पहले देखते हैं वो हमें क्या सॉल्यूशन बताते हैं। वो कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड दिस टू द अर्थ। एवरी मोरो मतलब होता है, मोरो मतलब होता है मॉर्निंग, और रेथिंग अ फ्लावरी बैंड मतलब होता है फूलों की माला बनाना, और बाइंड मतलब होता है जुड़े रहना। तो वो कहते हैं हर सुबह हम उठते हैं और हम एक फूलों की माला बनाते हैं और वही फूलों की माला हमें इस अर्थ से जोड़े रखती है, अर्थ पे जीने की मोटिवेशन देती है, अर्थ पे जीने का एक रीज़न देती है। अब ये फूलों की माला का मतलब आप समझ सकते हो गुड मेमोरीज। जैसे ही हम सुबह सुबह उठते हैं तो अगर हम अपनी उन अच्छी यादों का सहारा लेंगे, अच्छी यादों के बारे में सोचेंगे तो हम अपने दिन में अच्छे से जी सकते हैं। यानी कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हम अपना दिन अच्छा जी सकते हैं। बट अगर हम उठते सार गलत चीज़ों के बारे में सोचेंगे, नेगेटिविटी से खुद को सराउंड करेंगे, किसी नेगेटिव बंदे से मिल गए ना तो पूरा दिन बेकार जाना है, आप लिख के ले लो। तो वही चीज़ वो समझा रहे हैं कि अगर हम सुबह सुबह उठ के एक फ्लावर का बैंड बनाएंगे, उसमें अच्छी यादें पिरोएंगे, उसमें अच्छी अच्छी बातों को पिरोएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, ब्यूटीफुल थिंग्स को देखेंगे, नेचर को देखो, फूल को देखो, पेड़ को देखो, पौधे को देखो, तो आप इस अर्थ से जुड़े रह सकते हो। वरना तो अर्थ का क्या हाल है इन्होंने इस वाली लाइन में बताया है। अर्थ में क्या है? इंस्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी वो कह रहे हैं डिस्पोंडेंस से भरी है अर्थ। डिस्पोंडेंस मतलब होता है सैडनेस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। डर्थ मतलब होता है किसी भी चीज का लैक हो जाना, कमी हो जाना। वो कह रहे हैं अब अर्थ पे क्या हो चुकी है? इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। ये एग्जाम में फ्रेज आ सकता है, मतलब बताओ भाई इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स का, तो वो यहाँ पे मतलब है लैक ऑफ नोबल नेचर्स। वो कह रहे हैं आज का जमाना ऐसा आ चुका है, इंसानियत से भरे लोग बहुत कम हो चुके हैं। हाँ भाई जमाना ऐसा, आपने सुना होगा ये बात। तो वही पोएट कह रहे हैं ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। कोई कोई दिन ऐसा होगा आपका बहुत ग्लूमी, ग्लूमी मतलब सैड, मोनोटोनस जाएगा। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, कोई कोई दिन ऐसा जाएगा आपका, कोई कोई समय आपकी लाइफ का ऐसा रहेगा कि आपको बहुत अनहेल्दी फील होगा। अनहेल्दी से यानी कि आप बीमार हो, यानी कि आप बहुत डिप्रेस फील करोगे, आप सोचोगे आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, कोई मेरा सहारा नहीं है, और आपको बहुत ओवर डार्केंड फील होगा। डार्केंड आपको हर जगह अंधेरा दिखाई देगा, आपको उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देगी, तो बहुत ज्यादा ओवर डार्केंड आपको अपना रास्ता दिखाई देगा, आपको सब कुछ अंधेरा लगेगा। इन लाइन्स को पढ़ के समझो। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, इन स्पाइट ऑफ ये कि भैया अच्छे लोग नहीं बचे हैं, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत अनहेल्दी और ओवर डार्केंड रास्ता है, उसका हमें सोच रहे हैं हम कि कैसे इस रास्ते से बाहर आएंगे। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें अपने सक्सेस के लिए जब हम जा रहे हैं तो बहुत हमारे को डार्केंड वेज दिख रहे हैं, बहुत अनहेल्दी डिप्रेस्ड हम फील कर रहे हैं। यस ये सब हो रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, नेक्स्ट लाइन पढ़ो आप। यस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। पाल मतलब क्या होता है? सैडनेस। तो वो कहते हैं चाहे ये कुछ भी हो जाए, चाहे आप सैड हो, चाहे दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई एक छोटी सी ब्यूटीफुल चीज़ भी आपकी स्पिरिट को खुश कर सकती है, आपके बुरे दिन को अच्छा कर सकती है, आपको जो पाल मतलब जो सैडनेस आपको महसूस हो रही है उसको खुशी में बदल सकती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई एक ब्यूटीफुल चीज़, चाहे वो आपकी कोई अच्छी मेमोरी हो, आप उसके बारे में सोचो, चाहे आप अपने गोल के बारे में सोचो और खुद इस दुनिया में रहो जीने की आपको एक जो है इच्छा हो, चाहे आप जो है ब्यूटीफुल नेचर को देख के अपने आप को हील करो। बट ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इसी में ये ताकत है कि ये आपको खुश कर सकती है और आपको आगे बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है दुनिया की दिक्कतें, दुख दर्द,
देखा ना, अच्छे इंसानियत नहीं बची, लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं, इग्नोर करते हैं एक दूसरे को, कोई जेलस होता है, कोई आगे बढ़ा है तो जेलस हो रहे हैं, नेगेटिविटी से भरी हुई दुनिया है। अगर सक्सेस के रास्ता चाहिए, मेड फॉर आवर सर्चिंग, सक्सेस का रास्ता चाहिए, अंधेरा भरा होता है, तो उस अंधेरे भरे रास्ते में अगर हम परेशान हैं तो थिंग ऑफ ब्यूटी ही ऐसी चीज़ है जो हमें खुश कर सकती है। अब हमारे पोएट के अकॉर्डिंग वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आपके अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकती है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो आपको मोटिवेट करता हो, आपके फेवरेट टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपका हमेशा साथ देते हो। आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी कोई भी हो सकता है। आपके लिए वो थिंग ऑफ ब्यूटी कोई आपकी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्लान हो, आपका गोल हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकता है। बट अभी हम देखते हैं पोएट किस चीज़ को थिंग ऑफ ब्यूटी कह रहे हैं। तो पोएट कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है जो तुम्हारी स्पिरिट्स को खुश करेगी। पोएट के अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटी है सच एज द सन। सन है उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी, साइड में लिखते रहो। द मून, मून है गाइज उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। वो कहते हैं अगर बुरा फील हो रहा हो तो रात को जाके आसमान में चांद को देखना, आपको पीस महसूस होगा। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप। बड़े ट्री, छोटे ट्री, जिसके आसपास में जो है शीप घूम रही है, भेड़ें घूम रही है, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी उनके अकॉर्डिंग। एंड सच आर द डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है उनकी? पहला हो गया सन, दूसरा हो गया मून, तीसरा हो गया ट्री और शीप वगैरह। फोर्थ वो कहते हैं डैफोडिल से भरा गार्डन, गार्डन नहीं जंगल, ग्रीन वर्ल्ड मतलब होता है जंगल, तो जंगल जिसके अंदर डैफोडिल हो वो है उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। फोटो में आप देख सकते हो डैफोडिल्स होते हैं। एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी उनके लिए क्या है? डैफोडिल वाले जंगल के बाद क्लियर रिल्स। रिल्स होती है गाइस जैसे जंगलों में ना पानी लहर बह रही होती है, तो वो रिवर्स की कुछ लहरें निकल कर आ जाती है, ऊपर माउंटेन से पानी आ जाता है। तो अगर गर्मी का सीजन हो, कोई जंगल में हो, उसे बहुत गर्मी लग रही हो, तो वो उस रिल के पास अगर जाएगा तो वो उसे कूलिंग देगी, वो उसे मन को शांत करेगी, वो उससे पानी पी सकता है और अच्छा महसूस कर सकता है। तो वो हमारे पोएट को थिंग ऑफ ब्यूटी लगती है। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि फॉरेस्ट के बीचों बीच का एरिया जहाँ पे मस्क रोज ब्लॉसम कर रहा है। मस्क रोज देख लो, मस्क रोज के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, मस्क रोज की खुशबू आपका मन खुश कर सकती है। ये है थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट के अकॉर्डिंग। तो ये वाला स्टैंजा तो बहुत ही सिंपल है। पोएट ने 6 से 7 थिंग ऑफ ब्यूटी बताई है। पहला उन्हें लगता है सन, दूसरा उन्हें लगता है देखो मून, तीसरा उन्हें लगता है ट्रीज और उसके साथ में शीप जो वहाँ पे है, फोर्थ उन्हें लगता है डैफोडिल जंगल के अंदर, ग्रीन वर्ल्ड मतलब जंगल। नेक्स्ट उन्हें लगता है क्लियर रिल्स जो पानी की लहरें बहती हुई आती हैं जंगल में, और सिक्स्थ उन्हें लगता है मस्क रोज। ये 6 चीज़ें उन्हें थिंग ऑफ ब्यूटी लगती हैं और ये 6 की 6 चीज़ें गाइस लाइफ शो कर रही हैं, लाइफ शो कर रही हैं और ये सब नेचर से जुड़ी हैं। ये पोएट की 6 थिंग ऑफ ब्यूटी याद रख लेना। यही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो 6 के 6 नंबर मिलेंगे, लॉन्ग में आ जाए शॉर्ट में आ जाए, आपको पता है पोएट के अकॉर्डिंग ये थिंग ऑफ ब्यूटी है। और इनकी लवलीनेस वो कह रहे हैं वो इंक्रीज ही होती है। इन ब्यूटी के सहारे हम इनका बैंड बना के दुनिया में जी रहे हैं। सिंपल पोएम, कुछ मुश्किल नहीं है, इस पोएम में से पेचीदा मत करो। नेक्स्ट आते हैं हम लाइंस पे। अब पोएट की थिंग ऑफ ब्यूटी गाइज यहीं पे समाप्त नहीं होती है। पोएट को एक और चीज ब्यूटीफुल लगती है, वो तो गाइज डेथ को भी ब्यूटी मानते हैं में। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम। ग्रैंडियर मतलब क्या होता है? सोशल इंपॉर्टेंस, इज्जत, बहुत ही ज्यादा इज्जत भरी बात। तो वो कहते हैं सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम। सच टू मतलब हाँ, ब्यूटी तो ग्रैंडियर ऑफ डूम्स में भी है, ब्यूटी तो मार्टियर्स की डेथ में भी है। उनकी डेथ में जिनकी लवली टेल्स हमने हमेशा सुनी है या देखी है या पढ़ी है, उनमें भी ब्यूटी है। तो पहली थिंग ऑफ ब्यूटी तो उन्हें नेचर की चीज़ों में लगी। दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी उन्हें लगती है हमारे फ्रीडम फाइटर, जैसे हम इंडियंस क्या कहते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उनकी तो डेथ में भी गाइस क्या है? ब्यूटी है। तो वो दोनों ही चीज़ों को ब्यूटीफुल मान लिया है। लाइफ को भी ब्यूटीफुल मान रहे हैं, अर्थ पे जो लाइफ है जैसे फॉरेस्ट वगैरह हो गया वो भी उनके लिए ब्यूटीफुल है, और डेथ भी ब्यूटी है। बस किसकी डेथ? आम इंसान की मृत्यु नहीं, उन शहीदों की। शहीदों को नहीं कहते, शहीद मरते थोड़ी है, शहीद तो हमेशा जिंदा रहते हैं, हमारी यादों में जिंदा रहते हैं, हम उन्हें मानते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, उनकी लाइफ से हम सीखते हैं और हमें भी कुछ ऐसा करने की हिम्मत मिलती है कि यस जो है ये हमारे मार्टियर्स हैं, ये हमारे शहीद हैं, वो हम उनको हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनसे भी हम ब्यूटी जो है
वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे पोएट के अकॉर्डिंग। तो वो बताते हैं जैसे ब्यूटीफुल फूल वगैरह जो हो गए, जैसे मस्क्रोज वगैरह ब्यूटीफुल होता है, सच टू इज द ग्रैंडियर। नेक्स्ट वो बताते हैं अब हमें लास्ट लाइन पे कि ये ब्यूटीफुल चीज़ें जो है हमारे अर्थ पे हमें दे कौन रहा है फ्री में, कहाँ से मिल रही है हमें, तो वो कहते हैं ये सब ब्यूटीफुल चीज़ एंडलेस फाउंटेन है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी कि ये एंडलेस फाउंटेन है, इमॉर्टल मतलब हमेशा रहती हैं, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, जो हमें हेवन से मिल रही है। तो वो थिंग ऑफ ब्यूटी को एक टाइप की ड्रिंक कह रहे हैं, कोका कोला मत सोचना है यहाँ पे, वो कह रहे हैं जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी है ये एक ड्रिंक है, ये इमॉर्टल ड्रिंक है। इमॉर्टल मतलब हमेशा रहने वाली, चाहे इंसान मर जाए। ये कब की पोएम लिखी हुई है? 1800 की पोएम लिखी हुई है। तब भी नदी थी, तब भी फूल थे, तब भी पेड़ थे, आज के ज़माने में भी है। तो जो लोग तो नहीं है ना वाले, जॉन कीट्स तो नहीं है, बट नेचर अभी भी है। तो पोएट कहते हैं कि भाई ये थिंग ऑफ ब्यूटी एक एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, जो हेवन से हमारे पास आ रहा है, यानी कि भगवान जी ने हमें प्रोवाइड करा है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी, नदियाँ, पहाड़, पेड़, ये ब्यूटीफुल चीज़ें भगवान ने हमें प्रोवाइड करी है। तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें नेचर को सेव करना चाहिए, और जब हम परेशान हो तो यहीं पे जाना चाहिए, ये हमें हील करने की ताकत रखती हैं। तो विद दिस ये पॉइंट आपका कंप्लीट, ये पूरी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है। अगर आपसे पूछे थिंग ऑफ ब्यूटी कहाँ से आ रही है, तो थिंग ऑफ ब्यूटी हेवन से आ रही है, भगवान ने हमें दी है। और ये क्या है? एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का। ये एंडलेस है, हम मर जाएंगे, हमारे से आगे वाली जनरेशन भी चली जाएगी, बट जो ब्यूटी है नेचर की, वो जो है हेवन से हमारे लिए आ रही है। नदियाँ, पेड़, वो सब दो चीज़ों में रहती है, एक नेचर में और दूसरा माइटी डेड में। तो अगर मैं 1 मार्कर पूछूं पोएट के अकॉर्डिंग ब्यूटी किस में है, तो एक डेड माइटी डेड में है और दूसरा जो है नेचर में है। विद दिस ये पोएम कंप्लीट। अब इसके पोएटिक डिवाइसेस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और अगर आपको नेक्स्ट पोएम पढ़नी है तो प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये पोएम की राइटर है एंड्रीन रेड, जो एक फेमिनिस्ट पोएट है, और इन्होंने ऐसा ही कुछ मैसेजेस पोएम के थ्रू दिया है। जो मेल डोमिनेशन एक फीमेल मैरिज के अंदर सहती है, जो उनको फ्रीडम नहीं मिलता है, उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। एक आंटी है हमारी, उनका नाम है आंटी जेनिफर। वो अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो बहुत परेशान है, उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस दबे हुए हैं। उनके जो हस्बैंड है, यानी कि जो हमारे अंकल हैं, अंकल का नाम हमें नहीं पता है, वो उनको खुश नहीं रख रहे हैं। वो उनकी शादी है वो उसमें खुश नहीं है, उनके ऊपर बहुत बर्डन है और वो मन ही मन बहुत ज़्यादा भरी हुई हैं। अब बट वो फिर भी कुछ बोल नहीं सकती, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, कुछ कह नहीं पा रही हैं। तो वो अपना जो इमोशंस है उसे वेंट आउट कर रही हैं कढ़ाई करके। कढ़ाई वो वाली कढ़ाई नहीं जो एम्ब्रॉयडरी होती है ना, इस तरीके के पैनल के ऊपर, यहाँ फोटो में देख सकते हो, धागे से कढ़ाई की जाती है। तो उनके अंदर इतने इमोशंस भरे पड़े हैं, इतना गुस्सा है, इतना एंगर है, इतने सारे इमोशंस उन्होंने दबा रखे हैं। वो भी आज़ादी से जीना चाहती हैं। तो वो अपने उस पैनल पे क्या बनाती हैं, एक टाइगर बनाती है। तभी पोएम का नाम है हमारी आंटी जेनिफर के टाइगर। तो आंटी जो है टाइगर इसलिए बना रही है क्योंकि टाइगर किसका सिंबल होता है? बहुत स्ट्रांग है, फियर्स है, किसी से नहीं डरता, जंगल में घूमता है फ्रीडम के साथ में। तो वो फ्रीडम जो वो खुद चाहती हैं उन्हें तो नहीं मिल रही हैं, तो वो अपने उस पैनल पे बना रही हैं। जो उनके अंदर इतने इमोशंस है, जैसे कहते हैं ना पेपर पे प्रॉब्लम लिख दो तो अपना जो है थोड़ा खाली हो जाता है, दिमाग मन हल्का हो जाता है, वैसे ही वो अपना इमोशन जो है इस टाइगर पे दिखा रही हैं। तो इसी के ऊपर ये पोएम लिखी हुई है। दिस इज़ अ फेमिनिस्ट पोएम, जो दिखाई दे रहा है इस पोएम को पढ़ के कि कभी कभी मैरिड लाइफ में औरतें बिल्कुल खुश नहीं हो पाती हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, कोई भी उनको मदद करने वाला नहीं होता है। पढ़ते हैं पोएम को। ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन देख लो, ये एक ऐसा सा हो सकता है आपके घर में भी हो, आपके घर में दादा दादी नाना नानी हो सकता है, नादी नानी सॉरी, कढ़ाई करती हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे कढ़ाई करी जाती है। तो वो ऐसे से कढ़ाई कर रही हैं, वो इस पे टाइगर बना रही हैं उस पे। तो इसलिए उसको क्या लिखा है, ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, यानी कि आंटी जेनिफर का टाइगर जो है प्रांस कर रहा है। प्रांस मतलब होता है जंप करना या मूव करना, अक्रॉस द स्क्रीन। वो उस कपड़े के ऊपर ऐसा बनाया उन्होंने कि वो ऐसे यूं जंप करता हुआ आ रहा है, बिल्कुल फेरोशियस। भाई टाइगर नहीं डर रहा है, टाइगर तो झपट्टा मारते हुए जंप करते हुए आ रहा है, और वहीं हमारी आंट जेनिफर डरी सहमी रहती हैं। ब्राइट टोपैज डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। सबसे पहले हमें टाइगर बताया कैसा बनाया उन्होंने, बड़ा बेहतरीन टाइगर बनाया उन्होंने पैनल पे। आज जेनिफर टाइगर ऐसा भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राइट टोपैज, टोपैज मतलब होता है गाइज येलो कलर का, ब्राइट येलो कलर का एक स्टोन होता है, तो उस स्टोन का लिख दिया यहाँ पे, यानी कि वो ब्राइट येलो कलर का है वो टाइगर। और वो डेनिजन है ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेनिजन मतलब होता है रहने वाला, कहाँ का रहने वाला है वो? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल, सिंपल। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। और सेकेंड्स
स्पेशलिटी इस टाइगर की क्या है, वो नहीं डरता, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वो शिकारी जो पीछे पेड़ के पीछे बैठ के उसको जो है आदमी वो जो बैठा है उसको शिकार करने के लिए, वो उससे भी नहीं डरता है। बट हमारी मैडम आंटी, जो हमारी आंटी जेनिफर है, वो डरती हैं, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जकड़ी हुई है, वो अपना जो है इमोशंस वेंट आउट नहीं कर पा रही हैं, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही हैं, वो अंकल के साथ जो है खुश नहीं है, बट वो कुछ नहीं कह पा रही हैं, वो अंकल से डरती हैं। बट वहीं पे वो एक टाइगर बना रही है जो इंसान से नहीं डर रहा है। ये अपोजिट, ये कंट्रास्ट वो शो कर रही हैं। दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, वो जो टाइगर है वो पेस मतलब होता है गाइस चलना, वो चल रहा है इन स्लीक यानी कि बहुत स्मूथ, शिवलरिक सर्टेनिटी, शिवलरिक मतलब हो गया, ये देख लो यहाँ लिखा है, बहुत प्राउड और ऑनरेबल, बहुत ब्रेव वे में सर्टेनली वो चल रहा है। वो ऐसे टशन में चल रहा है हमारा टाइगर, गुस्से में अपना फेरोशियस कि मैं हूँ जंगल का राजा भी कह सकते हो तुम, नहीं राजा तो वो होता है ना शेर, तो चलो जो भी है, बट हमारा जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा फेरोशियस, बहुत ज़्यादा ब्रेव है, ही इज़ नॉट स्कैर्ड ऑफ एनीवन। बट हमारा जो ये आंटी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, अपनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वो जी नहीं पा रही हैं, तो वो अपनी इमोशंस बना रही हैं ऐसे टाइगर पे। टाइगर जो है आंटी का बिल्कुल उल्टा इमेज है, आंटी डरी सहमी डरी हुई हैं बिल्कुल, वो ऐसे वॉक नहीं करती होंगी, जब वो वॉक भी करती होंगी तो वैसे बहुत डिमोटिवेटेड होती हुई चलती होंगी, परेशान, उनके मन में बहुत बातें चलती होंगी। बट यहाँ वो टाइगर ऐसा बना रही है जिसको दुनिया की परवाह नहीं, वो घूमता है बिना किसी से डरे। चलो अब चलते हैं, वर्ड मीनिंग देख लेना नेक्स्ट वाले स्टैंजा पे। नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताते हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। अब यहाँ पे आंट जनी की और स्टेट बताइए कि हमारी जो आंटी है उनकी फिंगर फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब कांप रही है उनकी उंगलियां, शी इज फाइंडिंग इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, वो जो सुई है जिससे वो कढ़ाई कर रही हैं वो भी उनसे नहीं पकड़ी जा रही है। और ये क्या, वो थकी हुई है, वो क्या बीमार है इसलिए नहीं पकड़ी जा रही है? नहीं गाइस, मेंटली वो इतनी ज़्यादा परेशान है, मेंटली वो इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड है कि आज उनकी उंगलियों में इतनी जान नहीं है कि वो सही से कढ़ाई कर पाए, उनकी उंगलियां उनकी जो है कांप रही हैं, उनसे वो सुई नहीं पकड़ी जा रही क्योंकि वो डरी सहमी हुई है। वहीं पे टाइगर नहीं डरता किसी से। हमारी आंटी की ऐसी हालत में, आंटी इतनी डरी हुई हैं, वो उनका डर दिखाया जा रहा है। किससे डरी हुई है? अपने हस्बैंड से डरी हुई है, खुश नहीं है लाइफ में, वो बताया नहीं है उनको उनके ऑर्डियल्स क्या क्या उन्होंने बैड एक्सपीरियंसेस करा है शादी में अपनी, जो वो इतनी ज़्यादा परेशान है। बट यस, वो इतनी परेशान है कि उनकी उंगलियां भी कांप रही हैं। द मैसिव वेट ऑफ, मैसिव मतलब बहुत भारी, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल वेडिंग बैंड मतलब शादी की अंगूठी, सिट हेविली अपॉन आंटी जेनिफर्स हैंड, वो आंटी के हमारे हाथ पे बहुत हैवी है। क्या शादी की अंगूठी, क्या सगाई की अंगूठी बहुत हैवी हो सकती है कि आपका हाथ ऐसा हो जाए गिर जाए? नहीं, वो ये ऐसे बिल्कुल इसको लिटरली मत लो। वो कह रहे हैं कि आंटी के वेडिंग बैंड से मतलब क्या है, अंकल के वेडिंग बैंड से मतलब है जो मैरिज के बाद उनके ऊपर ड्यूटीज आई हैं, जो कुछ भी उनके साथ जो है मैरिड लाइफ में जब वो रह रही हैं तो जो ड्यूटीज़ है, जो बातें उन्हें सुननी पड़ रही है, जो बंदिशें, जो रोक टोक उन पे लगी है, वो सब चीज़ें वो अब नहीं झेल पा रही हैं। तो इसलिए बोला गया द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो बहुत हैवी हो चुका है, वो उसको नहीं झेल पा रही हैं, वो परेशान हो चुकी हैं इस चीज़ से। तो समझे, उनकी शादी जो है, मैरिड लाइफ जो है, उसमें वो खुश नहीं, उनके हस्बैंड उनको डोमिनेट करते, उनको नहीं समझते, तभी हमारी आंटी जो है गाइज वो परेशान है। तो चलो आगे पढ़ते हैं हम। आगे हमें बताया है हमारी आंटी की डेथ के बारे में। व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई। अब यहाँ पे आंटी का सबमिशन दिखाया गया है कि आंटी ने हार मान चुकी है हमारी आंटी, शी इज़ डेड। एक दिन ऐसा ही होगा, वो उनको कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगा जब वो ऐसे चुप रहेंगी, अपना इमोशन दिखाएंगी नहीं, तो यही होगा, उनको कोई फ्रीडम नहीं मिलेगा। और एक दिन ऐसा ही होगा, शी विल बी नो मोर, वो मर जाएंगी। और उस दिन पे क्या होगा, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, वो हाथ जिससे उन्होंने कढ़ाई करके टाइगर बनाया था वो भी ऐसे ही टेरिफाइड होंगे, उनके हाथों में भी वही डर दिख रहा होगा, क्योंकि वो जब मर भी जाएंगी तब तक उन्हें फ्रीडम नहीं मिला होगा, तो उनकी बॉडी में वो डर होगा। स्टिल रिंग्ड विद द ordeal शी वॉज मास्टर्ड बाय, उनका डर क्यों होगा? क्योंकि शी विल बी स्टिल रिंग्ड विद द ordeal शी वॉज मास्टर्ड बाय। यहाँ मतलब क्या हुआ, स्टिल रिंग्ड, वो तब भी, वो उनको डेथ के बाद भी गाइस आज़ादी नहीं मिलेगी, शी विल स्टिल बी रिंग्ड, रिंग मतलब बंधे रहना, विद द ordeal शी वॉज मास्टर्ड, ordeals मतलब होता है बैड एक्सपीरियंसेस, मास्टर्ड बाय, बैड एक्सपीरियंस उन्हें कौन दे रहे थे? उनके हस्बैंड दे रहे थे। तो ये एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई डेथ हो जाएगी, मतलब वो ये सब सफ़र करते 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 एक दिन ऐसा आएगा, शी विल डाई, तो दैट मीन्स वो अपनी लाइफ तो नहीं जी पाई ना अच्छे से, अपनी लाइफ तो खुल के फ्रीडम में नहीं जी पाई, वो मृत्यु हो जाएगी उनकी, तब भी उनके हाथ में वो
वो डर दिखाई देगा और वो अनप्लीजेंट जो मेमोरीज थी उनकी, वो उनके साथ उनकी, आप सोच सकते हो, वो उनके साथ उनके डेथ तक जाएगी। जो बुरी चीज़ें उन्होंने झेली अपनी लाइफ में, जो मास्टर कर रहे थे उनको अंकल, जितने बैड एक्सपीरियंसेस उन्होंने झेले हैं उस रिंग की वजह से, यानी कि वो जो अंगूठी उन्होंने पहनी थी, जो शादी उन्होंने की थी, उस जो जकड़ के रही थी वो उस पूरे के पूरे समय, वो चीज़ उनके साथ डेथ तक रहेगी, क्योंकि जब तक वो उनके साथ रहेंगी तब तक वो परेशान ही रहेंगी। तो इसलिए ये लाइन काफ़ी मुश्किल हो जाती है समझने के लिए कि डेथ के बाद भी हमारी आंटी कैसे, डेथ के बाद तो चलो इंसान कहते हैं कि बस फिर डेथ तो खत्म हो चुका है सब कुछ, बट नहीं गाइस, डेथ के बाद भी वो खत्म नहीं, इसलिए कह रहे क्योंकि आखिरी समय तक उस औरत को अपनी लाइफ में खुशी नहीं मिली है, आखिरी समय तक उसने जो है बैड एक्सपीरियंसेस झेले हैं, इसलिए ऐसा बोला गया है दैट व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड, उसके जब वो मरी भी है हमारी आंटी के हाथों के अंदर दर्द और डर दिखाई दे रहा है, टेरिफाइड है उनके हाथ, ऐसा नहीं स्ट्रांग नहीं है, टेरिफाइड हैंड है, और ये शो कर रहा है कि भाई चाहे उनकी मृत्यु हो चुकी है बट फिर भी वो बैड एक्सपीरियंसेस कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे जो उन्होंने सहे हैं अंकल के साथ शादी में, जो उन्होंने उन्हें मास्टर करा था। बट द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, अब एंड में उन्होंने कंट्रास्ट शो करा, बट जो टाइगर उन्होंने उस दिन बनाया था उस पैनल पे, उस टेपिस्ट्री पे, इस चीज़ को टेपिस्ट्री बोला जाता है, गोल सा जो कढ़ाई करने की चीज़ होती है, इस टेपिस्ट्री पे जो इन्होंने पैनल बनाए थे, दे विल गो ऑन प्रांसिंग, प्रांसिंग मतलब होता है, प्रांसिंग मतलब होता है ऐसा चलना, अच्छे तरीके से मीनिंग आप देख सकते हो, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, तो वो प्राउड अनअफ्रेड चलते रहेंगे, हमेशा उस टेपिस्ट्री पे रहेंगे जो है उनके टाइगर, बट वो जो है मृत्यु के बाद भी टेरिफाइड रहेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो, वो ये तो जिंदा भी अनअफ्रेड है, प्राउड है। हमारी आंटी के लिए टेरिफाइड वर्ड यूज करा गया, आंटी तो जिंदगी और मौत दोनों में ही टेरिफाइड रहेगी, क्योंकि शी विल ऑलवेज बी रिंग्ड बाय द अंकल्स बैड एक्सपीरियंसेस, जब उनकी मौत भी हो जाएगी उस दिन, इवन आफ्टर डेथ, क्योंकि उनके साथ नाम तो उनके हस्बैंड का ही जाएगा ना, ठीक है, जब उनकी डेथ होगी, शी विल ऑलवेज बी नोन विद हिम, तो इसलिए कभी भी वो बैड एक्सपीरियंसेस उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वहीं पे उनके टाइगर जो उन्होंने बनाए थे, यानी कि उनकी सोच तो ऐसी थी बट वो बंधी हुई थी, तो वो ऐसा कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं पाई। तो ये कंप्लीट सबमिशन आंटी का दिखा दिया गया है कि जब वो कुछ नहीं करेंगी, आवाज़ नहीं उठाएंगी, तो एक दिन ऐसे ही आएगा, शी विल डाई विद ऑल द बैड एक्सपीरियंसेस शी हैड। बहुत सिंपल पोएम थी बट बहुत गहरा मीनिंग था, दैट अगर कोई इंसान बहुत परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा उनके टॉर्चर कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, तो उस समय में अगर वो इंसान अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो चीज़ उसके मृत्यु तक जा सकती है, उसके साथ में उनके टेरिफाइड ही वो ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा दैट दे विल बी टेरिफाइड एंड दे विल डाई, बट जो है वो अपनी ना ही लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, ना ही डेथ में उन्हें पीस मिलेगी। अगर कोई किसी को इस तरीके से जो है, अगर कोई अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगा, आंटी ने स्टैंड लिया अपने लिए बट सिर्फ और सिर्फ अपनी स्क्रीन पे वो ले पाई, वो कभी बाहर निकल के नहीं आ पाई। वहीं पे जो उनके टाइगर्स थे, उनके अंदर से पर्सनालिटी कैसी थी, इस टाइगर जैसी थी, बट वो कभी बाहर नहीं आ पाई। बट चलो उनकी आर्ट के थ्रू तो ज़रूर हमने अपनी आंटी की पर्सनालिटी जानी, वो बहुत फ्रीडम से प्रेम, उनको फ्रीडम बहुत पसंद था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये पोएम कंप्लीट, ये लास्ट पोएम थी, बहुत अच्छी पोएम थी। भैया इसकी पोएटिक डिवाइसेस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो डाल दी है मैंने, कोई और क्वेरीज है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। फ्लेमिंगो और विस्तास दोनों ही बुक्स मैंने पढ़ा दी हैं गाइस, सारे के सारे चैप्टर्स आप जाके पढ़ सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। So thank you so much for watching this video and I hope अब आपको बिल्कुल यकीन हो चुका होगा कि लिटरेचर पोर्शन हो गया है कंप्लीट। 100 में से 100 की तैयारी शुरू, बिल्कुल पूरी लिटरेचर हमने कंप्लीट कर ली, फ्लेमिंगो पढ़ ली, फ्लेमिंगो की पोइट्स पढ़ ली, और आज हम जो है विस्तास भी पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अगर कोई मेरा ऐसा भाई बहन है जिसने फ्लेमिंगो का जो है वीडियो नहीं देखी थी, ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके देख लो। जिसने विस्तास नहीं देखी थी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाके देख लो। 1.2x पे करके देख लेना, एक के बाद एक चैप्टर में आपको समझा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ मत करना, बस चैप्टर जल्दी से समझ लो, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को हम चलाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप चैप्टर समझ रहे हो ना गाइस, चैप्टर आपको नॉलेज आ गई है, फिर आपको बहुत आसानी होगी अपने सिलेबस को कवर करने में। तो प्लीज़ जाके सारे चैप्टर आप समझ लीजिए। कोई क्वेरीज है तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। नोट्स लेने के लिए कम्युनिटी इंस्टाग्राम आप देख सकते हो। तो अब मिलूंगी मैं कल, जब हम राइटिंग सेक्शन को वन शॉट में पढ़ने वाले हैं। तो क्या मेरे भाई बहन रेडी हैं ऐसे ही राइटिंग सेक्शन के वन शॉट के लिए? तो बता देना, कल हम राइटिंग सेक्शन का वन शॉट करेंगे और फिर रीडिंग सेक्शन को भी। तो रोज़ ही ऐसे हम अपनी तैयारी करते रहेंगे एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी। तो चलो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।